इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिल महदीन। अस्सलामु अलैकुम अहबाब ज़ीवकार। आज हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद हैं। सोशलिज़म के हवाले से इनका बहुत बड़ा नाम है। प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं। मेरे ख्याल में इनकी तारीफ़ में मैं अगर कलमात कहने शुरू करूं तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर तैमूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बस आपने इतना अच्छा तारुफ कराया तो फिर अब उसके बाद अच्छा ही होना है ना। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमें। अच्छा सर, सबसे पहले मेरा ये सोशलिज़म के हवाले से सवाल था। कहा जाता है कि दुनिया में अब तारीख़ का खात्मा हो चुका है, जो सरमायादारी निज़ाम है वो अब दुनिया का मुकद्दर है। तो आपने क्या ज़िद लगाई हुई है जी? नहीं, ये जिद बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। आप इस देखें कि कोई भी जितने भी मुख्तलिफ मुआशी निज़ाम आए हैं वो तारीख़ में उनका एक किरदार ये भी रहा है कि उन्होंने तारीख़ के पहिए को आगे धकेला है। मगर एक अरसे के बाद या कुछ अरसे के बाद, कई सदियों के बाद आप कह सकते हैं कि उनका किरदार जो है इंसानियत के लिए मनफी हो जाता है जब वो एग्जॉस्ट कर जाते हैं अपने आप को। तो मेरा ये दावा है, मेरा ये कहना है कि सरमायादारी निज़ाम ने 16वीं सदी के बाद इसने बहुत तरक्की दिखाई दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर। बहुत इस्तेहसाल भी किया लोगों का। कॉलोनियल सिस्टम जिसको नौबादियाती निज़ाम कहा जाता है, चीन के अंदर अफीम बेचना, अफ्रीका के अंदर ग़ुलामों को उठा के लैटिन अमेरिका और अमेरिका लेके जाके उनको स्लेव प्लांटेशंस में काम कराना, इंडियंस वगैरह, रेड इंडियंस का कत्लेआम, इनकास का, एस्टेक्स का वगैरह, मायंस का, वो सब भी सरमायादारी निज़ाम की देन है। मगर दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप करना और उसके नतीजे में बहुत तरक्की भी दिखाई उसने। मगर मेरा ये कहना है या दावा है या मेरा ये मुद्दा है कि अब सरमायादारी निज़ाम का जो प्रोग्रेसिव क्वालिटी है वो ख़त्म होती चली जा रही है। उसकी बुनियादी वजह मेरे दोस्त ये है कि सरमायादारी निज़ाम जो है ना वो फ्री कंपटीशन से शुरू हुआ था। अच्छा। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मुकाबलाबाजी थी कि भाई आप एक फैक्ट्री शुरू कर रहे हैं, मैं भी एक फैक्ट्री शुरू करूं, फिर आप एक टेक्नोलॉजी लेके आएंगे उसको ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस करने के लिए, मैं उसके मुकाबले में कुछ और लेके आऊँगा। तो ऐसा कंपटीशन जारी था। मगर अब आप देखें कि दुनिया के अंदर एक इजारादारी कायम हो चुकी है। चंद कंपनियां हैं पूरी दुनिया के अंदर जो तकरीबन वर्ल्ड इकोनॉमी को डोमिनेट करती हैं। चंद बैंक हैं जो पूरी दुनिया को डोमिनेट करते हैं। चंद इसी तरह ममालिक हैं जो कि पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं। और कैपिटलिज्म जो है ना अपने मोनोपोली स्टेज पे, यानी इजारादारी मरहले पर पहुंच चुका है। अच्छा जी। अब ऑक्सफैम की रिपोर्ट देख लें कि 6 लोगों के पास 3.5 बिलियन लोगों से ज़्यादा दौलत है। अगर उन 6 लोगों से दौलत बिलफर्ज ले ली जाए और गरीबों में बांट दी जाए तो आप अंदाज़ा करें कि आधी ज़्यादा दुनिया जो है अमीर हो जाएगी या कम से कम गुर्बत की सतह से निकल आएगी। तो ये इस लेवल ऑफ इजारादारी की हम बात करें। अब इस इजारादारी के नतीजे में जो टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर इस वक्त अवेलेबल है, और मैं मानता हूँ कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में ही डेवलप हुई है, अगरचे कैपिटलिस्ट ने डेवलप नहीं की, साइंटिस्ट ने डेवलप की है। उसी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर हम दुनिया के अंदर न सिर्फ क्लाइमेट चेंज का मसला हल कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया के अंदर से मुकम्मल तौर पे गुर्बत का खात्मा कर सकते हैं। मुकम्मल तौर पे, टोटली। हम हर बंदे को बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन वगैरह ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। एक ऐसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि यूरोप के अंदर ऑलरेडी है, मौजूद है, मगर थर्ड वर्ल्ड के अंदर नहीं है और यूरोप के गरीब लोगों में भी नहीं है। जी, ये बात। तो वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल है, मगर उसका इस्तेमाल जो है वो सिर्फ चंद लोगों के हाथ में मरकूज़ है और वो उसको सिर्फ मुनाफे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं उससे, मगर लोगों की फलाह बहबूद के लिए नहीं सोचते। तो मेरा मुद्दा, मेरा मुकदमा यही है कि सोशलिज़म एक ऐसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्रिएट कर सकती है अगर वो बिलफर्ज ये ना हो कि उसको आप किसी महदूद इलाके के अंदर कुचल दें, लोगों को मारें, पीटें, ये वो करें, इस तरह ना करें। अगर आप तो अगर उसको अलाउ करें कि वो जन्म भी ले और वो फैले भी, तो वो विद इन अ डेकेड मैं समझता हूँ पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगा और पूरी दुनिया के अंदर से गुर्बत को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देगा। एक नया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पूरी इंसानियत के लिए कायम करेगा जो कि आज शायद हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये अफ्रीका के अंदर जो मिलियंस ऑफ लोग जो बेचारे सिसक सिसक के मर जाते हैं, ये टोटली अननेसेसरी जहाँ का ज़िया है और ये सिर्फ निज़ाम की वजह से है। हाँ, अदरवाइज क्या मसला है? वो इतनी टेक्नोलॉजी आपके पास है, आप उनको साफ़ पीने का पानी भी नहीं दे सकते। आप मरीख पे पहुंच सकते हैं, आप चांद पे पहुंच सकते हैं, आप साफ़ पीने का पानी नहीं प्रोवाइड कर सकते। कैसे हो सकता है ना? इवन पाकिस्तान जो हमारा प्यारा वतन है, हमारा मुल्क है, यहाँ पे भी आप देख लें कि वसाइल की कमी नहीं है। ये जो लाभ बराबरी है ना, इसकी वजह से गुर्बत है। गुर्बत इस वजह से नहीं है कि हम
हमारे पास वसाइल नहीं है, या गुर्बत इस वजह से नहीं है कि हमारी पैदावारी सलाहियत नहीं है कि हम इतनी पैदावारी ना कर सकें कि लोगों को गुर्बत है। गुर्बत सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि एक अमीर तबके के पास सारी दौलत है, गरीबों के पास कुछ भी नहीं। तो ये है सरमायादारी। सोशलिज्म के हवाले से ये होता है कि सबको बराबर मिलेगा। अगर बराबर मिलेगा तो फिर किसी को इंजीनियर डॉक्टर बनने की क्या जरूरत है? बड़ा मशकूर हूँ कि आपने ये सवाल पूछा है। अच्छा। क्योंकि ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है सोशलिज्म के खिलाफ। अच्छा। हाँ, किसी भी सोशलिस्ट कंट्री ने आज तक तारीख में कभी भी ना तो किसी को बराबर पैसे दिए और ना कभी ये कहा है कि हम बराबर पैसे देंगे। अच्छा। एब्सोल्युटली। मैं पहली बार आपके क्योंकि सरमायादारों का इतना प्रोपेगेंडा है इस चीज पर कि लोग समझते हैं यही सोशलिज्म है। सोशलिज्म में जो PhD है या कोई डॉक्टर है या इंजीनियर है या ब्रेन सर्जन है या जो भी है उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामर उसको जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, और जो ऐसा काम कर रहा है जिसको हम अनस्किल्ड लेबर कहेंगे उसको उतने पैसे नहीं मिलेंगे। तो सोशलिज्म में ये जो ऊंच नीच है, इतनी ऊंच नीच होती है। जो ऊंच नीच सोशलिज्म में नहीं होती वो वाली है कि जिसमें एक सरमायादार है, एक सेठ है, एक मालिक है, उसके पास करोड़ों पैसे हैं और गरीब बेचारा मरी जा रहा है। ये नहीं है कि दूसरे की आप अपनी मेहनत पे जितने भी पैसे कमाते हैं सोशलिज्म में वो आपके हैं। अच्छा। बशर्ते मेहनत आपकी होनी चाहिए, मगर आपके पास ये नहीं इजाजत होगी सोशलिज्म में कि आप किसी दूसरे की कुव्वत मेहनत का इस्तेहसाल करके अमीर हो। बस इतना फर्क है। तो ये है, तो ये गलतफहमी सरमायादारों ने फैलाई, उनके प्रोपेगेंडे ने। आप कोई मार्क्स की किताब उठा के पढ़ ले। मिसाल तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्रिटिक ऑफ गॉथा प्रोग्राम में मार्क्स ने एक्सप्लिसिटली इस आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट करते हुए ये कहा है कि ये तो बोंगा स्लोगन है, ये बिल्कुल आउटडेटेड बात है। ये मार्क्स लिखता है कि ये हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से जिसके 3 नारे थे ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो वहां से ये इक्वालिटी का स्लोगन जो है ना हमें मिला है, मगर ये अब टोटली आउटडेटेड है। हमारा जो स्लोगन है वो ये है कि हम बेसिकली कैपिटलिज्म को खत्म करना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये लिखता भी है। तो वो ये नहीं कहता कि हर बंदे को बराबर, इवन कम्युनिज्म में, मैं आपको अगली बात कहूँ, ये तो हम सोशलिज्म की बात करें, इवन कम्युनिज्म में हर बंदे को बराबर नहीं मिलेंगे। अच्छा। बिल्कुल नहीं। जिसकी जो जरूरत है उसके हिसाब से, मिसाल तौर पर मैं आगे एग्जाम्पल देता हूँ, और ये बड़ी लॉजिकल बात है कि आप शादीशुदा लगते हैं, शक्ल से है शादीशुदा। बिल्कुल, मैं शादीशुदा, आपके बच्चे भी होंगे, तो आपको अच्छी तरह इस बात का अंदाजा होगा कि जब आपकी बीवी, जब आप बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आपने अपनी बीवी को सपोर्ट किया होगा, आपने अपने बच्चों को सपोर्ट किया होगा। आपने ये तो नहीं कहा होगा कि मतलब तुम खुद कमा के लेके आओ, वो तुम्हारा होगा, शेयर किया ना। तो सोसाइटी को भी इस तरह से समझें। ये सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, इसी वक्त भी बूढ़े लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, जो माजूर लोग होते हैं, और किस्म के लोग होते हैं जो उस वक्त इतना नहीं कमा सकते, मगर सोसाइटी सबका ख्याल रखती है किसी ना किसी लेवल पे। जी, बिल्कुल। ये नहीं कि हर को बराबर कर दे, मगर ये कि कोई फंडामेंटल नीड्स पूरी करे। तो इवन कम्युनिस्ट सोसाइटी के अंदर जो है ये असूल नहीं है कि हर बंदा बराबर पैसे लेगा, नॉट एट ऑल, अपनी जरूरत के हिसाब से। अच्छा। सोशलिज्म में अपने काम के हिसाब से और कम्युनिज्म में अपनी जरूरत के हिसाब से। तो ये है ही सारा झूठा प्रोपेगेंडा। अच्छा, सोवियत यूनियन में कम्युनिज्म, जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने पाबंदियां लगाती थी दीन पे, मजहब पे, तो हमारा माशरा इसे कैसे एक्सेप्ट करेगा सोशलिज्म को? ये भी दूसरा झूठा प्रोपेगेंडा है। अच्छा। हाँ जी, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट ऑफ रिलीजियस वर्शिप एंड राइट ऑफ रिलीजियस प्रीचिंग, प्रैक्टिस एंड नॉन प्रैक्टिस, दोनों चीजें गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा। जी हाँ, और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, चीन में भी लिखा है, वियतनाम में लिखा है, कोरिया के कॉन्स्टिट्यूशन, हर सोशलिस्ट मुल्क के अंदर ये बेसिक कानून है कि राइट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस एंड राइट ऑफ नॉन प्रैक्टिस, यानी कि अगर आपने नहीं नमाज पढ़नी तो आप ना पढ़ें। आपको कोई जबरदस्ती ना तो जबरदस्ती करेगा कि आप नमाज पढ़ें, और ना रियासत की बात हो रही है, आपके बहन भाई कहें तो वो अलग बात है। रियासत ना तो जबरदस्ती आपसे नमाज पढ़वाएगी, ना आपको रोक सकती है, बल्कि गारंटी करेगी कि आप जो हैं वो आपको ये पूरी इजाजत होनी चाहिए। अब सोवियत यूनियन में या रूस में एक और मामला था जो कि लोग नहीं समझते, पेचीदगी थी। वो ये मामला था कि वहाँ का जो पुराना सिस्टम था उसमें जो जार था वो चर्च का भी हेड था, वो हेड ऑफ स्टेट भी था, वो हेड ऑफ चर्च भी था। और इनफैक्ट रूस के अंदर उसको माजरत के साथ एक सेमी डिवाइन फिगर समझा जाता था। अच्छा। हाँ जी। तो और जो चर्च एज एन इदारा थी, क्योंकि जार उसका हेड था, तो चर्च एज एन एक इदारे के एतबार से सबसे बड़ी जागीरदार थी। अच्छा। रूस में। जी हाँ। तो उन बोल्शेविक्स ये चाहते थे, जो कम्युनिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, जब इनकलाब हुआ, कि ये ज़मीनें जो चर्च ने
काबू की हुई हैं और चर्च बजाते खुद एक जागीरदार की मानंद उन पर काबिज है, हाँ सामने आ रहा है, उसका किरदार ये है, उसको जस्टिफाई वो रिलीजन के नाम पे करता है, मगर असल में उसका मुआशी किरदार यही बन चुका है। तो उन्होंने वो ज़मीनें जो हैं वो चर्च से लेके, तो चर्च की ज़मीन नहीं, मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड था, चर्च जो अपनी जहाँ पे चर्च खड़ा है वो उसी तरह कायम है, मगर उसके इर्द गिर्द जो उसके नाम पे ज़मीनें ली गई थी, ठीक है होगा, जो एस्टेट था, एग्रीकल्चरल लैंड जो उसके नाम पे था, उन्होंने कहा नहीं ये अब हम गरीबों को दे देंगे। तो इस वजह से चर्च ने फिर उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा ये किया कि देखो ये तो चर्च के खिलाफ है या ये तो मजहब के खिलाफ है, मगर ऐसा नहीं था। अभी भी आज अगर आप जाएं तो मैं आपको बताऊं, मेरे दोस्त भी रहते हैं वहाँ पे, मेरी वालदा भी गए हैं, बहुत सारे, वो सारी चर्चेस कायम है एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि कम्युनिस्टों ने उन चर्चेस, कई चर्चेस जो टूट गई थी या खराब हो गई थी, उनको रीबिल्ड किया, उनको कहा ये हमारी हेरिटेज का हिस्सा है, ये हमारी सकाफत, ये हमारी तारीख का हिस्सा। एब्सोल्युटली आप देख लें कि वो चर्च तोड़ने के बिल्कुल खिलाफ थे, वो किसी मस्जिद पे ताला लगाने के खिलाफ थे, बिल्कुल इन चीज़ों के खिलाफ थे, मगर ये कि कोई मजहब के नाम पे किसी का इस्तेहसाल करे, उसकी वो मुखालफत करते। अच्छा सर, आपने कोरिया का जिक्र किया, यहाँ पे एक सवाल बनता है कि कोरिया के बारे में मैंने व्लॉग्स भी देखे हैं, वहाँ तो बड़ा कहा जाता है कि एक बड़ा वो एक माहौल है जहाँ पे कोई बात ही नहीं कर सकता, इवन के हंसने पे पाबंदी लगा दी थी। तो आप कह रहे हैं कोरिया की मिसाल है, कोरिया में भी आज़ादी है। देखिए जी, आप कभी ये बात मान सकते हैं कि कोई भी हुकूमत हो, हिटलर की हो, किसी और की हो, कि वो आवाम के हंसने पर पाबंदी लगा दे? ये खबर तो आई थी ना, यही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये इतनी अब्सर्ड खबर है। इसी से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो स्केल ऑफ प्रोपेगेंडा है उस मुल्क के खिलाफ वो कितना शदीद है। हाँ, बहुत बड़ी। देखिए, आपको हिस्ट्री थोड़ी सी बताता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुई, उसके बाद उस वक्त जापान ने कोरिया को कॉलोनाइज किया हुआ था, नॉर्थ चाइना को भी। उसके खिलाफ एक पूरी स्ट्रगल हुई कोरिया के अंदर, कोरियन लोगों ने अपने आप को आज़ाद करने की जद्दोजहद की। उस जद्दोजहद के एक कायद थे किम इल सुंग, ठीक है। तो उसके खिलाफ फिर अमेरिकन ने ये कहा कि नहीं ये तो कम्युनिस्ट जीत जाएंगे, तो मैं यहाँ पे, उन्होंने, अमेरिका ने वहाँ पे फिर इंटरवीन किया। फिर 50 से लेके 53 में पूरी कोरियन वॉर हुई, जिसमें अमेरिका ने इतनी बमबारी की कि 4 फुट से ऊंची कोई बिल्डिंग ही नहीं बची प्योंगयांग के अंदर। मिलियंस ऑफ लोग कत्ल हुए, मिलियंस, कोई कहता 3 मिलियन, कोई कहता 4 मिलियन, कोई कहता कुछ, आई मीन इट्स हॉरिबल वॉर थी, जिस तरह वियतनाम की जंग थी, जिसपे सारे खिलाफ हो गए ना वियतनाम की जंग। कोरिया क्योंकि 50s में थी, तो उस वक्त उस तरह टेलीविजन नहीं था, तो लोगों को पता ही नहीं चला कि कितने बंदे मारे वहां पे। तो वो मार के जब लहूलुहान कर दिया उस कंट्री को, तो फिर जाहिर बात है उस कंट्री ने के लोग जो कि वो भी मिलिटराइज हो गए, उन्होंने भी कहा कि फिर ऐसी की तैसी हम भी जान दे देंगे, अपनी आज़ादी नहीं छोड़ेंगे। इस वजह से वो एक बड़ी हाईली मिलिटराइज सोसाइटी। और आपको ये नहीं पता होगा कि 53 से लेके अब तक, जब तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं आया, तो अमेरिका वाज इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद कोरिया। मतलब है कभी उनका आर्मिस्टिस एग्रीमेंट नहीं हुआ, कभी उनका मुआहदा नहीं हुआ कि हमारी अब जंग खत्म हो गई है। वो जंग में थे मुसलसल इस पूरे पीरियड के अंदर। मतलब है कि लड़ाई नहीं हो रही थी, मगर जो लीगल रिलेशनशिप थी वो स्टेट ऑफ वॉर की थी, कोई आर्मिस्टिस एग्रीमेंट नहीं थी। फिर साउथ कोरिया के अंदर ब्रूटल किस्म की मिलिट्री डिक्टेटरशिप जनरल पार्क्स की थी। कोई बंदा अगर वहाँ बात करे जमहूरियत की तो उसको उठा के ले जाते थे। मैं तो सियोल गया हूँ, साउथ कोरिया गया हूँ, मैंने लोगों से बात भी की। अब हमें नहीं इस बारे में ना पता, लोग समझते हैं साउथ कोरिया तो बड़ी जन्नत है। इतनी ब्रूटल डिक्टेटरशिप, थाउजेंड्स ऑफ लोगों का कत्लेआम वहाँ पे हो चुका है। और साउथ कोरियन खुद बताते हैं आपको कि हाँ जी, उस जमाने में अगर आप ये कह दें कि जी इलेक्शन होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, तो कहते थे ये नॉर्थ कोरियन एजेंट है, मार देते थे, आपको उठा के ले जाते थे। हाँ, तो ये ऐसा सिंपलिस्टिक मामला नहीं है कि वहाँ पे कोई हंसने नहीं देता, वहाँ पे सब एक किस्म के बाल रखते हैं वगैरह वगैरह। कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है। और मेरा ख्याल है कि उसकी जो हकायक हैं वो प्रोपेगेंडे में दब गए हैं कि वो हकायक हैं क्या। वो इतना प्रोपेगेंडा उस पर हुआ, क्योंकि वो तो वापस, आपने कभी नॉर्थ कोरियन पर्सपेक्टिव तो सुना ही नहीं होगा ना, है ना? हाँ, किसी ने भी नहीं सुना, क्योंकि वो है ही कहीं नहीं ना मेन स्ट्रीम मीडिया में। एक ही तरफ से जो है ना आपको नैरेटिव मिल रहा है। ये भी हंसने वाली जो खबर बता रहा हूँ, ये भी पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया ने दी थी कहते। इस खबर पे सिर्फ आप यही कर सकते हैं कि आप भी हंस सकते हैं। ठीक है ना? मेरा ख्याल है हंसना तो देखिए, हंसना हो या रोना हो या जो भी चीजें, तो इंसानी फेल है। कौन सी हुकूमत हो सकती दुनिया में जो इसको रोक सकती है? या रोकने की कोशिश भी करे, क्यों करे? उसको क्या फायदा है? ये भी तो सोचे ना, कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए ना। फायदा क्या उनको? कोई अब्सर्ड बातें हैं। अच्छा सर, 1969 में जो तहरीक चली थी इंकलाब की,
वो क्यों नाकाम होगी? पाकिस्तान में तो बड़ा इंकलाब आने वाला था। तो 68 हाँ, तहरीक तो बहुत बड़ी थी। कई इसकी वजूहात हम बयान कर सकते हैं, मगर मेनली तो ये है कि तहरीक काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ पाकिस्तान की शक्ल, रंगो सूरत वगैरह को तब्दील करने में कामयाब हुई, ख़ास तौर पे जब इलेक्शन वगैरह हुए। अच्छा। मगर फिर यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने ये सोचा कि हमने तो जो इलेक्शन का रिजल्ट है उसको कबूल ही नहीं करना। अच्छा। पहला तो मामला ये बना कि उन्होंने कहा अवामी लीग को हमने आने नहीं देना। बिल्कुल। उसके लिए उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन किया। फौज का अपना कहना है कि हमने को 30,000 बंदा तो मारा। जी। उनका ये कहना है कि नहीं जी, आपने 30,000 नहीं, आपने 3 मिलियन बंदा मारा। अच्छा। ये बांग्लादेश वाले कहते हैं। तो पता नहीं क्या हकीकत है, मगर 30,000 भी हो तो थोड़ा सा नहीं, 30,000 भी हो तो थोड़ा थोड़ी। तो बहरहाल उसका रिजल्ट क्या आपके सामने कि मुल्क ही टूट गया। अच्छा, उसके बाद भुट्टो साहब की हुकूमत यहाँ पे आई तो उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स वगैरह किए जो लग रहा था कि चलो अब कोई एटलीस्ट जो अयूब खान का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था, जिसमें वो कहते हैं ना अबीब जालिब के 20 घराने हैं आबाद और करोड़ों हैं नाशाद, सदर अयूब जिंदाबाद। वो तोड़ के कुछ कोशिश की कि वेलफेयर स्टेट टाइप कुछ चीज़ यहाँ पे कायम हो जाए। मगर भुट्टो भी फिर कुछ मामलों में बहुत ही उसकी रिएक्शनरी पोजीशन थी। मिसाल तौर पे ईस्ट पाकिस्तान के मामले पे भुट्टो की पोजीशन और एस्टेब्लिशमेंट की एक थी। इसी तरह बलूचिस्तान और नेशनल अवामी पार्टी के मामले को भुट्टो ने मिसहैंडल कर दिया। और जो फौरी तौर पे ही आप देखें, जो खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त NWFP की हुकूमत थी उसको डिसमिस किया। फिर बलूचिस्तान की 2 हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें तो उस वक्त थी नहीं भुट्टो दौर के अंदर। तो ये भुट्टो साहब के कुछ इस किस्म के इकदाम थे जो कि बहुत नुकसानदेह थे। और फिर फाइनली फौज ने ये कहा कि बस अब बहुत हो गया, बोरी बिस्तरा इसका बंद करे। अच्छा। हाँ, तो 77 में फिर फौज आ गई और फौज ने ये सोचा कि उस वक्त की फौज ने ये सोचा कि भुट्टोइज्म को और सोशलिज्म को और ये जो जमहूरियत पसंद सियासत सारी हो रही है, इस सारी चीज़ को कुचलने का बेस्ट तरीका ये है कि हम एक पॉलिसी लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा इस्लामाइजेशन ऑफ द कंट्री। अच्छा जी। तो आप देखें ना, जनरल ज़ियाउल हक जो थे वो कोई जिसको कहना चाहिए ना न्यूट्रल पार्टी तो नहीं थे यहाँ पे। उन्होंने आइन को तोड़ते हुए इक़्तिदार संभाला और संभालने के बाद जो उन्होंने इस्लामाइजेशन की, तो उसका क्या मकसद हो सकता है? अपनी कुर्सी बचाना। अपनी वो लिबरल या ना हो, मुझे उससे गर्ज नहीं। मैं उसकी जाती मामलात के हवाले से बात नहीं कर रहा, मगर आप देखें ना सियासी एतबार से उनका क्या मकसद था। उनका मकसद ये था कि जो भुट्टोइज्म है, पीपल्स पार्टी है, लेफ्ट की पॉलिटिक्स है, ट्रेड यूनियंस है वगैरह वगैरह, ये सब तोड़ दो। तो तोड़ने के लिए उन्होंने 2 चीज़ों को इस्तेमाल किया। कुछ जगहों पे उन्होंने एथनिक पॉलिटिक्स को सपोर्ट किया, जिस तरह MQM को उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। कुछ जगहों पे उन्होंने एंटी शियाइट पॉलिटिक्स को सपोर्ट किया। उसी पीरियड के अंदर लश्कर जंगवी और सिपाही साहबा वगैरह डेवलप हुए। और कुछ जगहों पे उन्होंने जो है वो इस्लामाइजेशन की वो शक्ल या वो क्या कहना चाहिए इंटरप्रिटेशन सोसाइटी में आम की, जो कि मैं समझता हूँ जमहूरियत की मुखालिफ किस्म की एक इंटरप्रिटेशन थी और सोशलिज्म की खास तौर पे मुखालिफ इंटरप्रिटेशन थी। तो इस तरह से उन्होंने और फिर तीसरा मामला ये था, अफगानिस्तान के अंदर भी लेफ्ट के लोग इक़्तिदार में थे, तो वहाँ पूरा अमेरिका की फंडिंग से जिहाद हुआ। तो पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी उस वक्त वो एक मखसूस इस्लाम की एक मखसूस इंटरप्रिटेशन में की ग्रिप में आई, जो कि रियासत ने खुद किया, जो कि रियासत का और CIA का यहाँ का प्रोजेक्ट था। और उसका मकसद यही था कि जो 68 की वेव है, जो सोशलिज्म की वेव है, उसको ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा। तो उसके लिए जो नज़रियाती हथियार आप कह लें इस्तेमाल किया गया, वो मौदूदीज़म था। मैं उसको इस्लाम नहीं कहूँगा, मैं उसको मौदूदीज़म कहूँगा। तो वो ये था। और तो उसमें यही कहा गया कि ये सोशलिज्म तो कुफर है, जमहूरियत भी कुफर है वगैरह वगैरह, ये ख़वातीन के हकूक़ मांगना या ये बातें करना ये भी कुफर है। तो इस तरह के एक पूरा फ्रेमवर्क डेवलप किया गया। अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया। यहाँ पे उन्होंने इक़्तिदार तो हासिल नहीं किया, वहाँ सिवाय उन 11 सालों के जब ज़ियाउल साहब इक़्तिदार में थे। मगर उसके बाद वो फिर एक तरह से रियासत में तब्दीली आई, जमहूरियत वापस आई यहाँ पे, और बस वो अंडर द सरफेस कायम रहा, उबलता रहा, कायम रहा कभी। और वो अब जो है हम देखते हैं इवन उस बात को 30 साल हो गए, मगर अब वो जो है फिरका वारियत और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और इन सब चीज़ों की शक्ल इख्तियार कर गया है। जो TTP का मुकाबला हम रोज़ कर रहे हैं, अभी पेशावर में कितना बड़ा हमला हुआ वगैरह वगैरह, वो शक्ल उसकी बन चुकी है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि भुट्टो साहब ज्यादा बड़े इंकलाबी लीडर थे या भगत सिंह? डेफिनेटली भगत सिंह। अच्छा। 100% को मुकाबला ही नहीं दोनों का। अच्छा। हाँ बिल्कुल, भुट्टो तो इंकलाबी लीडर थे ही नहीं। अच्छा। नहीं,
भुट्टो जो थे वो एक इनकलाबी लहर चल रही थी, उसमें उन्होंने उसको भी एक्सप्रेस किया, ड्राइव कर लिया। हाँ, उसको ड्राइव किया, उसको इवन मैं कहूँगा एम्पलीफाई भी किया। मगर भुट्टो साहब का कभी मकसद ये नहीं था कि वो पूरे के पूरे सोशल स्ट्रक्चर को तब्दील करें, मगर वो कुछ पॉलिसीज़ के डेफिनेटली ख़िलाफ़ थे जो अयूब खान ने नाफिज की थी, जिसमें ये थी कि भुट्टो साहब ये ज़रूर चाहते थे कि जो 22 ख़ानदानों की मोनोपोली ये टूटे। बिल्कुल। वो ये भी चाहते थे कि जो जागीरदार जो हैं या आप कह लें बड़े ज़मींदार जो हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, हज़ारों लाखों एकड़ या जो भी ज़मीन है, मगर वो उसको प्रोडक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो चाहते थे कि वो ज़मीन जो है ना उस पर लैंड रिफॉर्म किया जाए। वो चाहते थे कि अफसरशाही में रिफॉर्म हो, इसमें कोई शक नहीं। इस तरह की चीज़ें थी। और नॉन लाइन फॉरेन पॉलिसी बने, वो भी अच्छे इकदाम नहीं थे, अच्छे इकदाम थे, मगर ये इनकलाबी इकदाम नहीं थे। अच्छा। हाँ, रिफॉर्म्स थे, अच्छा। इस्लाहात थी और मच नीडेड रिफॉर्म्स थे, मगर रेवोल्यूशन नहीं थी ये, मगर एक रिफॉर्म ज़रूर था। और भुट्टो साहब ने बड़ा एक्सप्लिसिटली इस बात को कहा कि मैं कम्युनिस्ट कोई इनकलाबी नहीं हूँ, बल्कि मेरी जो रिफॉर्म्स हैं अगर वो हम नहीं नाफिज करेंगे तो यहाँ पे कम्युनिस्ट इक़्तिदार में आ जाएंगे, क्योंकि हालात इतने ख़राब कर दिए अयूब खान ने। तो मैं जो रिफॉर्म्स कर रहा हूँ उससे इनफैक्ट, भुट्टो साहब की अपनी दलील है, उससे इनफैक्ट सिस्टम स्टेबलाइज हो रहा है, और ये जो कर रहे हैं इससे इंस्टेबिलिटी पैदा हो रहा है। ये उनका अपना कहना है। भगत सिंह के बारे में थोड़ा बताएं हमारे। भगत सिंह तो एक और कैटेगरी में थे ना, इवन इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल टाइम पीरियड, क्योंकि वो तो एक ऐसे दौर में थे जब यहाँ पे अंग्रेजों की हुकूमत थी। जी। तो भगत सिंह का मेन मुकदमा न सिर्फ ये था कि हमें अंग्रेजों की हुकूमत को यहाँ से निकालना है, वो तो गांधी साहब का भी था, वो तो जिन्ना साहब का भी था, और लोगों का भी था, सुभाष चंद्र बोस का भी था, वगैरह वगैरह। मगर साथ ही साथ भगत सिंह इसके साथ जिस वजह से मैं समझता हूँ एक बड़े इनकलाबी थे, वो ये थे कि जो सोशल सिस्टम है उसको भी साथ तब्दील करना है। क्योंकि अगर हम महज अंग्रेज़ों को निकाल देंगे तो भगत सिंह ने ये फोरसी किया कि जो अंग्रेज़ों ने निज़ाम बनाया है और जो हुक्मरान तबका बनाया है वो इक़्तिदार में आ जाएगा। निज़ाम अंग्रेज़ नहीं होगा, मगर निज़ाम वही होगा जो अंग्रेज़ों ने बनाया। तो भगत सिंह ये कहते थे अंग्रेज़ को भी निकालना है, महज आज़ादी हमारा मकसद नहीं है, हमने समाजी इनकलाब करना है। तो ये बहुत बड़ी एक उस ज़माने के लिए बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, सच साबित हुई। और 47 के बाद इंडिया और पाकिस्तान के अंदर वही तबका इक़्तिदार में आया और वही निज़ाम राइज हुआ है जो कि अंग्रेज़ों ने बनाया था। अच्छा सर, चीन ने तो इस निज़ाम से जान छुड़ा ली और तरक्की कर ली है, तो हम सब फिर भी इस निज़ाम के पीछे हैं। मुझे कह रहे हैं ना, अब आप इसके पीछे। अच्छा, कभी आपने चीनियों से इस पर गुफ्तगू की? हाँ, तो मेरा ख्याल बहुत सारे लोग ये कहते हैं जो आप बात कह रहे हैं, मगर कोई भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से उनकी राय नहीं लेता कि जी आपने तो जान छुड़ा ली, क्या चक्कर है। अच्छा। उनका बिल्कुल इस पे और मौक़िफ़ है। अच्छा। जी हाँ, उनका मौक़िफ़ इस पे ये है कि हमने 2 कदम पीछे उठाए इस मकसद के लिए कि आइंदा 4 कदम आगे उठाएं। मिसाल तौर पे 78 में उन्होंने ये सब कहा कि हम जो है थोड़ी बहुत सरमायादारी को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में अलाउ करेंगे। क्यों अलाउ करेंगे? क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। वो टेक्नोलॉजी वेस्ट के पास है, तो वो टेक्नोलॉजी हम वेस्ट से हासिल करेंगे और वही चीज़ फिर हम खुद बनाना सीखेंगे। हम गाड़ी भी बनाना सीखेंगे, हम कंप्यूटर भी बनाना सीखेंगे, हम फ़ोन भी बनाना सीखेंगे, हम कैमरा भी बनाना सीखेंगे, क्योंकि उनको नहीं आती थी ये चीज़ें। अच्छा। क्योंकि चाइना बहुत बैकवर्ड कंट्री थी ना जब, और वो उसकी वजह ये नहीं थी कि सोशलिज्म ने उसको बैकवर्ड किया, तो उसकी वजह ये थी कि उससे पहले यूरोप ने उसको कॉन्कर कर लिया था, वहाँ अफीम बेची थी, उनका सत्यानाश हो गया था, फ्यूडल किस्म का सिस्टम था उनका। तो बहरहाल उन्होंने कहा हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, ये हमने वैसे ही हासिल करनी है, और उनको उन्हीं की गेम में हम मात देंगे, उनसे टेक्नोलॉजी लेंगे, कहेंगे हम चीज़ आपको बना के देंगे, फिर हम वो खुद सीखेंगे कि वो कैसे बनती है चीज़, और फिर उसको इस्तेमाल करेंगे सोशलिज्म को बनाने के लिए। तो अब आप देखें 2012 से आगे अब लोगों की इंफॉर्मेशन बड़ी आउट ऑफ डेट होती है ना, लोग अभी तक 78 की बात कर रहे होते हैं कि डेंग शोपिंग ने 78 में आके ये किया, तो लोग ये नहीं पूछते कि शी जिनपिंग ने 2008 के बाद से क्या किया। इनफैक्ट अगर आप चाइना की ओवरऑल इकोनॉमी को भी देखें, उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसकी पॉलिटिक्स वगैरह सब कुछ देखें, तो आप देखेंगे कि इकोनॉमिकली वो बिल्कुल स्विंग कर रहा है। अब वो कैपिटलिज्म की तरफ नहीं जा रहा, अब वो कह रहा है कि हमने कैपिटलिज्म से जो हासिल करना था टेक्नोलॉजी वो हमने कर लिया है। अच्छा। और अब हमने एक नए मरहले में एंटर होना है जिसको वो कहते हैं एडवांस स्टेज ऑफ सोशलिज्म। हम प्रिमिटिव स्टेज ऑफ सोशलिज्म में थे क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमने वो टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए चाल चलनी थी, हमने वो चली, हासिल कर ली। अब वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, अब हम अपनी भी बना रहे हैं।
तो अब हमने इसकी नई टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे एडवांस सोशलिज्म को कायम करना है, जो उनका कहना है कि 2032 तक वो मुकम्मल कर लेंगे। और आपको पता है चीनी जब कहते हैं ना कि हम फलां चीज़ वो कर लेते हैं, तो उसमें उन्होंने स्लोगन दिया है प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। मिसाल तौर पे हमने एक पीरियड था जिसमें कुछ लोग बड़े अमीर हो गए और काफ़ी सारे लोग पीछे रह गए, मगर अब हमने ये करना है कि तमाम लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी पैदा करनी है। तो इस सिलसिले में उन्होंने पूरा मिलियंस ऑफ पार्टी के कार्डर्स का प्रोग्राम किया कि दूर दराज इलाकों में जाओ जहाँ पे गुर्बत है, पहाड़ी इलाकों के अंदर ऊपर जाके वगैरह वगैरह, और वहाँ से आपने गुर्बत को ख़त्म करना है, ये आपकी जिम्मेदारी। आप यकीन करें, आई थिंक 2 मिलियन लोग मोबिलाइज हुए इस काम के लिए। अब ये कोई पता ही नहीं, मीडिया कवर ही नहीं करता। वो रूरल एरियाज में गए, उन जो गरीब तरीन एरियाज में गए, वहाँ पे जाके उन्होंने उन कम्युनिटीज़ को डेवलप किया। उन्होंने कहा चलो नया कारोबार सिखाते हैं, चलो नया काम करना सीखते हैं, चलो इसको इस तरह से करते हैं, गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी, हमें यहाँ पानी लेके आएंगे, हम एग्रीकल्चर बेहतर करेंगे, ये करेंगे। और आप देखें कि थोड़ी देर पहले ही चाइना ने ये क्लेम किया कि हमने अपने मुल्क में से एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर लिया। अच्छा, मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर लिया। सो एनीवे सम टोटल यही है कि चीन ने जिसको कहते हैं फ्लर्ट किया कैपिटलिज्म के साथ, इस मकसद के लिए, टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए। और आगे वो यही कहते हैं कि हम कैपिटलिज्म की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम तो सोशलिज्म बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब और बाय द वे मैं कहता हूँ इसमें उन्होंने जो कुछ किया ना वो कामयाब साबित हुए यार, कामयाब हो गए। तो अब वो सोशलिज्म की तरफ कदम उठा रहे हैं, मैं भी खुश हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर तैमूर साहब, अगर वजीर आज़म पाकिस्तान बन जाते हैं जी, कर्जा कैसे उतारेंगे, बजट कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले आसानी मैं ये करूँगा कि हमने जो अपनी बैनुल-अक़वामी तिजारत है ना, उसको बिल्कुल खुला छोड़ा हुआ IMF के कहने पर। अच्छा, हमने क्योंकि उनसे कर्जा लिया हुआ है ना, तो कर्जे की एक शर्त ये है कि ना तो आपने एक्सचेंज रेट को छेड़ना है, अच्छा, बड़ा सीरियस मौजू है, और ना ही आपने जो है किसी किस्म की कतगन या पाबंदी लगानी या टैक्स या टैरिफ लगाना है किसी इंपोर्ट पे। ठीक, हाँ जी। तो अब होता क्या है कि जब अब फैसला कौन करेगा कि क्या चीज़ इंपोर्ट होनी है? अब फैसला मार्केट कर रही है, ठीक है। तो आपको तो नहीं पता ना कि जी टोटल क्या हो रहा है एक्सपोर्ट्स के साथ इंपोर्ट्स के साथ। आपको तो ये पता चलो यार ये कैमरा बड़ा अच्छा है, मैं मंगा लेता हूँ। आपको तो ये पता चलो यार ये गाड़ी बड़ी अच्छी, मैं मंगा लेता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये फैसला कर रहे हैं, वो इंपोर्ट्स करी जा रहे हैं। अब इंपोर्ट है आपके 70 बिलियन और एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेज मिला के आपके हैं 50 तकरीबन बिलियन, तकरीबन 14-18 बिलियन का आपको जो है ना फर्क आ रहा है। और हुकूमत जो है क्योंकि IMF से कर्जा लिया हुआ है, तो हुकूमत बेबस है, तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर हुकूमत देखें, कोई आप माशाल्लाह खाते पीते बंदे हैं, तो आपको ये अच्छी तरह पता होगा कि अगर आपकी आमदनी है 1 लाख रुपया, तो आपको अच्छी तरह पता है कि 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप खर्च करेंगे तो कर्जे में चले जाएंगे। जी जी, ये चीज हर घर में होती है, मगर हुकूमत पाकिस्तान ये नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि IMF से जो पैसे लिए हुए हैं उसकी शर्त ये कि आपने ये नहीं करना। ठीक है। तो रिजल्ट उसका ये है कि जो इंपोर्ट कर रहे हैं लोग, वो तो धड़ाधड़ इंपोर्ट करी जा रहे हैं। जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या जो रेमिटेंसेज आ रही हैं वो उस तादाद में नहीं है। तो हम हर साल जो है हमें खसारा हो जाता है बैनुल-अक़वामी तिजारत में। जब हमें खसारा हो जाता है तो हमें फिर जाना पड़ता है, ना सिर्फ IMF से कर्जा लेना पड़ता है, बैंकों से कर्जा लेना पड़ता है, दूसरे मुल्कों से कर्जा लेना पड़ता है, हम मकरूज होते चले जाते हैं। तो सबसे पहला कदम मैं ये उठाऊंगा, मैं ये कहूँगा कि बैनुल-अक़वामी तिजारत उतनी ही होनी चाहिए जितनी हमारी आमदनी है। उससे 1 रुपया $1 ऊपर नहीं मैं खर्च करने दूंगा। अच्छा, जी हाँ। अगर आपने $50 बिलियन कमाए हैं मुल्क में साल में, तो भाईजान $50 बिलियन की आप जो मर्जी चीज मंगाना चाहते हैं मंगाएं, मगर 50 बिलियन प्लस $1 नहीं मैं आपको करने दूंगा। इसी से तो कर्जा होता है हमारा, इसी से तो सत्यानाश होता है। ठीक है, ये जब आप करेंगे तो फिर आप देखें कि मुल्क जो है ना उसको सांस लेने का मौका मिलेगा। दूसरी बात ये है, IMF वाले ये कहते हैं कि डॉलर को नहीं छेड़ना आपने। क्यों भाई? उन्होंने तो मुकद्दस बना दिया डॉलर को। अच्छा, अब डॉलर जब बढ़ता है तो सारी हमारी जो इंपोर्ट्स हैं उनकी वो बढ़ जाती हैं, तेल वगैरह ये वो बढ़ जाती है। डॉलर जब बढ़ता है, जो बैनुल-अक़वामी कर्जा आपने देना है वो बढ़ जाता है। अगर क्योंकि वो तो हमने डॉलरों में देना है, तो 122-24 बिलियन डॉलर अगर उसमें 10% इजाफा हो जाए तो आप अंदाजा करेंगे हमारा तो हमारा तो गला कट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आखिर में ये कि क्योंकि डॉलर की कीमत जब महंगी होती है, तो क्योंकि हमने जो चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है वो उन्हीं चीज़ों से बनती हैं जो उन्हें इंपोर्ट करनी है। ये बड़ी गौरतलब बात है
कि जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसके अंदर जो इनपुट इस्तेमाल हो रहे हैं वो हैं जो कि इंपोर्ट होके बनते हैं। मिसाल तौर पे बिजली के लिए आपको तेल मंगाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट के लिए आपको डीजल मंगाना पड़ेगा, अपना कई सारे खाम माल के लिए आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा खाम माल। तो इसका मतलब है कि डॉलर की कीमत अगर कम होगी तो आपकी इंडस्ट्री जो है कंपेटिटिव होगी, मगर डॉलर की कीमत जब बढ़ेगी तो वैसे तो आपकी अशिया की कीमत गिर रही है क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ गई है जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपकी इंपोर्ट्स की कीमत भी बढ़ गई है। तो इसका मतलब है डॉलर जब बढ़ता है तो आपके एक्सपोर्टर कंपेटिटिव नहीं हो पाता, क्योंकि अगरचे उसकी कीमत गिरती है बैनुल-अक़वामी मंडी में, मगर एट द सेम टाइम उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है क्योंकि उसने इंपोर्ट्स जो है बाहर से इंपोर्ट करवानी है। बिल्कुल यही बात। तो इस वजह से दूसरा मेरा कदम ये होगा कि मैंने तो डॉलर को दबा के रखना है। अच्छा, चीज की दबा के रखनी, जितना मैं दबा सकूं उसको मैंने दबाना। अच्छा। नीचे लेके आना है डॉलर को, रुपया ऊपर चढ़ना चाहिए। और इसके लिए ये जो फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम है ये नहीं होना चाहिए। मनी चेंजर बड़े भाईजान में से बड़े नाराज होंगे माजरत के साथ, उनकी बिजनेस भी है, मगर तरीके से हमने इसको इस तरह से मैनेज करना है कि जितने डॉलर आप लेके आए हैं उतने ही डॉलर आपने खर्च करने, उससे ज्यादा नहीं खर्च करने, फिर रुपए की वैल्यू स्टेबलाइज होगी। बिल्कुल। अगर आप इसको खुला खाता छोड़ देंगे फिर तो कभी स्टेबलाइज नहीं होगी, और अगर स्टेबलाइज नहीं होगी तो जो कुछ हो रहा है वो महंगाई आपके सामने होगी। तो दूसरा मेरा कदम ये होगा। तीसरा मेरा कदम ये होगा कि ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं इन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया आसानी। एब्सोल्युटली। ये जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर है इससे जितना हमें नुकसान हुआ शायद किसी और पॉलिसी से नहीं हुआ जितना इस पॉलिसी से हुआ। 65% आपकी बिजली जो है वो बनती है ये जो IPPs वगैरह बना रहे हैं, और वो अक्सर ये बनाते हैं फॉसिल फ्यूल से, कोल से और मुख्तलिफ और चीजों से। और अभी नेपरा की रिपोर्ट है कि जबकि आपको हाइड्रो पावर से जो बिजली बनती है, यानी कि जो डैम से बिजली बनती है, वो 7 रुपए की पड़ती है, और LNG से जो बिजली बनती है वो 55 रुपए की पड़ती है। अच्छा, जी हाँ, यानी कि तकरीबन 8 गुना ज्यादा महंगी बिजली जो है वो ये IPPs वाले बना के दे रहे हैं। और हुकूमत जो है ना मुसलसल इन्हीं को सब्सिडाइज कर रही है, इन्हीं को। अच्छा, इनके साथ मुआहदे भी हैं कि पहली बात तो ये कि इनकी कैपेसिटी चार्जेस आपने पे करने हैं, इसका मतलब है आप इनसे बिजली खरीदें या ना खरीदें आपने इनको पैसे देने। दूसरी बात यह कि तेल वगैरह और जो जिस रेट पे आपने बिजली खरीदनी है, जिस रेट पे इन्होंने तेल खरीदना है वो सारा डॉलरों के अंदर पहले से तयशुदा है, उनके प्रॉफिट पहले से ही तयशुदा है। और इसका मतलब है कि सारा नुकसान हुकूमत पाकिस्तान उठाती है। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान खसारे की मेन वजह IPPs है। अच्छा। उसकी मैं आपको बताता हूँ, $1 ट्रिलियन हम सब्सिडी में देते हैं, उसमें से तकरीबन $670 बिलियन जो है वो हम इन पावर कंपनीज को दे रहे हैं, क्योंकि IPPs का कॉन्ट्रैक्ट हमारा इतना नेगेटिव है। तो तीसरा कदम मैं ये उठाऊंगा कि मैं IPPs वाला कॉन्ट्रैक्ट रिनेगोशिएट करके इस सारा मामला खत्म करूंगा और हाइड्रो पावर की तरफ जाऊंगा। मैं कहूंगा कि डैम बनाओ और डैम से बिजली बनाओ। डैम का ये मतलब नहीं है कि बड़ा सा डैम बना दो सिंधी नाराज हो जाए, कई छोटे छोटे डैम बनाए जा सकते हैं जहाँ पे इतना। और दूसरा फायदा इसका ये होगा कि आइंदा जब भी बारिशें ज्यादा होंगी, जब भी फ्लड होगा, जब भी इंडिया पानी खोल देगा, तो हमारे छोटे छोटे जितने डैम होंगे हम उससे पानी को बचा भी सकेंगे, कंट्रोल भी कर सकेंगे, तो फ्लड का नुकसान भी नहीं होगा। तो पहले तो मैंने पॉलिसियां ये करनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने पॉलिसी ये करनी है कि मैंने इंटरनेट और टेलीविजन को इस्तेमाल करते हुए ये कहना भाईजान कि जितने टीवी चैनल है 40% कंटेंट आपने किसी यूनिवर्सिटी के साथ मिलके तो एजुकेशन पे बनाना है। अच्छा, हाँ, खुद नहीं बनाना क्योंकि खुद ये बनाते नहीं, ये बोंगियां बनाते हैं। यूनिवर्सिटी के साथ आपने पार्टनरशिप करके बनाना है, यूनिवर्सिटी कंटेंट बनाएगी, आप उसको नशर करेंगे। अच्छा। और 40% अगर आपका कंटेंट एजुकेशनल ना हुआ तो मैंने आपका लाइसेंस बंद कर देना है। अच्छा, सुबह 6 बजे से लेके शाम दोपहर 2 बजे तक जो भी टाइम बनता है, 40% के हिसाब से जो भी बनता है, आपने जो है ना वो कंटेंट देना है आवाम को जिससे उनकी तालीम और तरबियत हो। ठीक है। इसी तरह मैंने जिस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी जैसा इदारा है उस तरह मैंने वही इदारे को शायद चेंज कर दूं। मैं ये कहूं कि जो टॉप ब्लॉगर है ना पाकिस्तान के, वो ब्लॉगर हैं जो सबसे ज्यादा जिनको हिट्स मिलती हैं, उनको यहाँ बिठाओ और उनसे कहो कि हमें बताएं कि किस तरह से इस चीज को पढ़ाने। प्रोफेसर साहब बैठेगा मगर वो एडवाइस करेगा कि इसको मजेदार कैसे बनाना है,
क्योंकि वो अवाम की नफ्सियात को समझते हैं ना कि कैसे चीजों को मजेदार बनाना है। ये बड़ी खूबसूरत बात। तो वो उसको मजेदार बना के प्रेजेंट करें ताकि लोग भी एंटरटेन भी हों और सीखते भी चले जाएं। बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत है ना। तो एजुकेट, और फिर आखिर में ऑब्वियसली ये कि जो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है उसको ठीक करना है। अच्छा। हर बच्चे को स्कूल मिलना चाहिए, हेल्थ केयर सिस्टम को ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहरहाल ये बाकी सारी पॉलिसी तो आप जानते हैं कि वो क्या हो सकती हैं, मगर शुरुआत वहां से होंगी जहां जिसका मैंने जिक्र किया। सबसे पहले ये कि इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करें, नंबर 2 ये कि डॉलर की कीमत को गिराएं, और नंबर 3 ये कि आईपीपीज के साथ जो है ना रीनेगोशिएट। बिल्कुल, ये 3 चीजें, आप सोशलिस्ट नहीं है ना हो, अगर आप ये 3 चीजें करने में कामयाब हो जाएंगे पाकिस्तान यू टर्न अराउंड होएगा। अच्छा जी, मैं ये समझता हूँ। अच्छा सर, सोशलिज्म के हवाले से मैं देखता हूँ जो सोशलिस्ट हैं इनके तो दर्जनों ग्रुप हैं, कोई बराबरी पार्टी है, कोई किसान मजदूर पार्टी है, कोई पार्टी है, तो आप खुद मुतहिद नहीं हुए, आवाम को क्या मुतहिद करना है आपने? 1 दर्जन ग्रुप में, दर्जनों तो नहीं है। हाँ, मैं आपको गिरा भी सकता हूँ और ये भी बता सकता हूँ क्योंकि मैंने तो 25 साल सबके साथ लगाए हैं तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि इख्तलाफात क्या हैं। देखिए, सोशलिस्टों में जितने भी इख्तलाफ है ना वो इस नौयत के नहीं है कि हम आपस में काम नहीं करते। अच्छा। हाँ, हम सारे जो जिन 1 दर्जन पार्टियों की आपने बात की वो सारी एक फ्रंट के अंदर इकट्ठी जिसका नाम है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, LDF, जिसमें उन्होंने फैसला किया हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जो सोशलिस्ट हो तो बाकी पार्टियों ने उसको वोट दिलवाने हैं। ठीक है। और कोई भी कैंडिडेट का कोई भी जो मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ कैंपेन्स चल रहे हैं उसमें हमने एक दूसरे का साथ देना है। तो हमारे नजरियाती इख्तलाफात भी हैं, कुछ तंजीमी इख्तलाफात भी हैं, मगर हमारी बहुत कोऑपरेशन भी है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी सोशलिस्ट ने, पाकिस्तान के सोशलिस्ट ने किसी दूसरे सोशलिस्ट को गोली मार दी हो? सुना कभी आपने? क्या किसी को थप्पड़ भी मार दिया हो? ऐसे नहीं होता। गाली भी नहीं कोई दे दे तो दूसरे कहते हैं यार तरीके से बात। जी। तो ऐसा नहीं है कि इतने सख्त इख्तलाफात हो, इतने को इख्तलाफात तो होते ही हैं, दुनिया जिंदगी है। अच्छा। ठीक है ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप रोबोट हैं तो आप एक करके सोचें, ऐसे तो नहीं होता ना दुनिया में। ऐसे तो सिर्फ कब्रिस्तान में होता है जहाँ सारे एक ही दिमाग के होते हैं, क्योंकि दिमाग ही कोई नहीं होता। जहाँ सोचने वाले लोग होंगे वो इख्तलाफ करेंगे, जहाँ इख्तलाफ करेंगे तो थोड़ा फर्क होगा। ये कोई मसला नहीं है सोशलिज्म के लिए। अच्छा। नहीं, क्योंकि ये कोई मसला इस्लाम के लिए भी नहीं है, ये मसला लिबरलिज्म के लिए नहीं। मसला तब होता है जब आप फिरका वारियत पर जाते हैं। फिरका वारियत का मतलब है जब आप वार करना शुरू करते हैं। यस, देन इट्स अ प्रॉब्लम, जब आप वायलेंट हो जाते हैं। अगर आपका और मेरा अकीदा थोड़ा बहुत फर्क हो 19-20 का, हम डिबेट कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, हम कहेंगे यार सानी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, मगर मुझे अभी मैं कन्विंस नहीं हूँ पूरी तरह। इतना तो होता है ना दुनिया में। हाँ, तो इतना सोशलिस्टों में भी होता है। अच्छा सर, एक और बड़ा अहम सवाल है कि इमरान खान साहब ने मरूसी सियासत नहीं की, उनके बेटे नहीं है, सरमायादार भी वो नहीं है, जाहिर बात है, जैसे, और उसका बाप भी सियासतदान नहीं था। तो आप जो मरूसी सियासत के खिलाफ थे लोग, क्या अच्छा था कि थोड़ा बहुत तो साथ देते ना उसका? देखो, वो बेहतर तो था ना बाकियों से। देखो, पता है इमरान खान को पूरे लेफ्ट ने साथ नहीं दिया। मैं अकेला तो नहीं हूँ, किसी ने भी नहीं साथ दिया। उसकी वजह यह थी कि 2014 के अंदर एक मामला बना हुआ था जो बहुत अहमियत का हामिल है। अच्छा। वो ये हमारा एनालिसिस पहले समझने की जरूरत है। हमारा एनालिसिस लेफ्ट का ये है कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत पसंद कुव्वतों को अगर किसी ने तोड़ा है, खराब किया है, तो वो इस्टेब्लिशमेंट ने किया है। और इस्टेब्लिशमेंट ने बार बार जब इक़्तिदार हासिल किया, उससे पाकिस्तान भी टूटा, उससे पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी पैदा हुई, उसके अंदर उसी के नतीजे में पाकिस्तान IMF वगैरह के कर्जों में भी डूबा। हम समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने जब सियासी इक़्तिदार हासिल किया तो बहुत नुकसान हुआ उसका। अच्छा। अब 2006 में गालिबन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब की लंदन में मुलाकात हुई और उन्होंने साइन किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। और इसमें उन्होंने पहली दफ़ा यह कहा कि हम एक दूसरे के खिलाफ फौज को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा। गौर करें कि 1990 पूरी दिहाई में यही हो रहा था, 80 की दिहाई में भी यही हो रहा था, नवाज अब ये हो रहा कह सकते हैं आप, मगर आप उनके आपस में नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने ये फैसला किया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बहुत अहमियत का हामिल। तो उस वक्त PTI किसी खाते में नहीं थी। हाँ जी, तो थी, है ना। फिर उसी की बुनियाद पे आप देखें आगे वकला तहरीक 2006 के अंदर फिर आगे बढ़ती चली गई। मुशर्रफ की हुकूमत भी उसी वजह से जो है पीछे हटी और जमहूरियत वापस यहाँ पे रिस्टोर हुई। तो 2014 के अंदर उस वक्त मियां नवाज शरीफ और उस वक्त की फौजी इस्टेब्लिशमेंट में शुरू हो गए। एक डॉन लीग्स का मामला था, एक इंडिया दोस्ती के हवाले से, एक्सट्रीमिज्म के हवाले से 2-3-4 इस तरह के बड़े शदीद मामला थे और इसमें इमरान खान टपक पड़े। अच्छा। और उन्होंने जो है ना, क्या कहना चाहिए, अपना कहा कि ये सब मोरूसी सियासत, ये वो सब कुछ मैं इनके खिलाफ हूँ। अब उस वक्त खान साहब जो थे ना, वो
पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़े यूजफुल साबित हुए। कैश किया इमरान खान साहब डेफिनेटली। अच्छा, आप देखें ना, कोई वो भी नहीं डिनाई करेंगे, मेरे ख्याल है पीटीआई वाले भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है कि ये इमरान खान इनके खिलाफ है, तो क्यों ना फिर इनको इस्तेमाल करूं, मैं इमरान खान को इस्तेमाल करूं इनके खिलाफ। तो वही गेम दोबारा चल पड़ी। तो हमने कहा यार ये इसी से तो उन्हें निकलना है, तो इस वजह से हम नहीं गए खान साहब के साथ। एक ये वजह थी, और दूसरी वजह ये थी कि खान साहब ने कभी कोई सीरियस स्टैंड जो है वो इंतहा पसंदी के खिलाफ नहीं लिया। अच्छा, हाँ, आप देखें कि कभी उन्होंने जो है ना सीरियस स्टैंड इंतहा पसंदों के खिलाफ, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ नहीं लिया। अगर वो इन दो चीजों पे स्टैंड, देखें मोरूसी सियासत एक मसला है, पाकिस्तान में एक मसला थोड़ी है ना। तो अगर वो इन चीजों पे क्लियर होते हैं कि देखें जी फौज की मुदाखलत नहीं होगी पॉलिटिक्स में, और इंतहा पसंदी को हम काबू करेंगे, अगर इन दोनों, और मोरूसी सियासत भी खत्म होगी, तो फिर हम 100% उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा। मगर दिस वाज द डील ब्रेकर कि हमें ये महसूस होता था कि एक तरफ फौजी एस्टेब्लिशमेंट इनकी पुश्तनाही कर रही है, और दूसरी तरफ ये कि जो कि इनका कोई क्लियर स्टैंस नहीं है इंतहा पसंदी पे। और ये वो पीरियड है, आपको अच्छी तरह पता है कि जब बड़ी शदीद लड़ाई हो रही थी टीटीपी के साथ, स्टेट की, रियासत पाकिस्तान की और टीटीपी की शदीद तरीन लड़ाई, बड़े ऑपरेशन। तो ये कोई छोटा मामला उस वक्त नहीं था, बहुत बड़ा इशू था। तो हम समझते थे कि उस पूरे कॉन्ट्रडिक्शन में खान साहब की जो पॉलिटिक्स है वो मौका परस्ती कर रहे हैं, और अगर वो वाकई इस चीज को सही तरह से समझते तो उसको वो डट के इस पे स्टैंड लेते, तो फिर ही वुड हैव बीन वेरी ब्रेव, फिर हम उसको जरूर सपोर्ट करते हैं। अच्छा सर, फैज, फराज और हबीब जालिब साहब को फौज से क्या मसला था? उनको मसला यही था जो मैंने अभी बयान किया। अच्छा, कि मुख्तलिफ जो फौजी आमिर आए पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ दिया, नक्शा बिगाड़ दिया। मिसाल के तौर पे अयूब खान और याया खान, क्योंकि ज़्यादातर तो उनकी ज़िंदगी इन्हीं आमरों के खिलाफ गुजरी, आपने उनकी शायरी में भी देखा होगा जी। पहले दो तो ये एक ही रिजीम थी, आपको पता है, अयूब ने रिजाइन किया तो याया ने टेक ओवर कर लिया। तो इस सारी पीरियड का जो रिजल्ट हुआ वो था कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, मुल्क ही टूट गया। इससे ज्यादा मैं क्या आपको बात कह सकता हूं कि जो लोग कह रहे थे कि ये जो आमरियत है इसने मुल्क तोड़वा देना है, उनकी बात सच्ची साबित हुई ना, बड़ी। हाँ, तो एक तो ये थी कि अयूब या आमरियत के एतबार से फैज और तमाम तरक्की पसंदों का ये ख्याल था कि ये तो ना सिर्फ मुल्क तोड़वाएंगे बल्कि एक ऐसा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं जो बड़ा नुकसानदेह है। उससे अगली जो क्या कहना चाहिए आमरियत थी वो थी ज़ियाउल हक की, और वो भी बहुत मनफी साबित हुई। उसमें उनकी तनकीद ये थी, मुहासरा जिस तरह उन्होंने लिखी फराज साहब ने, जी। मेरे गनीम ने मुझे पैगाम भेजा है कि हल्का जन है तेरे ये लश्करी उसके वगैरह। तो वो बहुत नेगेटिव आमरियत थी, क्योंकि वो आमरियत जो थी उसने वो तो खुद ही उस जमहूरियत पसंद तहरीक के जमहूरियत पसंद सोच और सोशलिस्ट सोच की जान की दुश्मन थी। वो तो कहते थे ये कुफर है, इसको ख़त्म कर देना है, और उस ज़माने में कोड़े पड़ रहे हैं और जेलें और जिंदान में डाला जा रहा है और जलावतनी, और ये वो बड़ी सख्त आमरियत थी वो। जी। तो ज़ियाउल हक बड़ी एंटी सोशलिस्ट आमरियत थी ही, उसका मकसद ही ये था कि हमने ख़त्म करना है जमहूरियत को और सोशलिज्म को, और जहाद भी जारी था, तो उन्होंने अपोज करना ही था ना, और क्या करना था, और वो सच्चे साबित हुए। तारीख ने उनको इस मामले पे भी सुर्खरू किया इस हवाले से कि आज तक हम उस सो कॉल्ड जिहाद का रिजल्ट देख रहे हैं। ना तो अफगानिस्तान में कोई रत्ती भर तरक्की हुई है, रत्ती भर भी नहीं। अभी क्या ना प्राउडली से कि देखें जी ये इस्लामी निज़ाम वो लेके आए तो कितनी तरक्की हुई है, बल्कि उलट ही एग्जाम्पल है। अगर आप ये कह दें कि ये इस्लामी निज़ाम है तो लोग कहेंगे फिर रहने दीजिए, मैं गलत क्या है, मैं कुछ झूठ बोले यार, मैं को कुफर तो ले यार, ठीक है ना, ऐसा ही है ना। तो कोई क्या रिजल्ट है, कुछ भी नहीं। और पाकिस्तान में के अंदर देखें इंतहा पसंदी, फिरकावारियत, एक्सट्रीम लेवल ऑफ सेक्टेरियनिज्म, आप पाराचनार वगैरह, ये वो सारे वाक़े आपके सामने, बच्चों को मार देना, APS के बच्चों को मार दो, इनको मार दो या बम कर दो वगैरह, ये सब उस ज़ियाउल हक की पॉलिसीज का नतीजा है। तो मैं अगेन कहूँगा ये इस्लाम नहीं था, दिस वाज नॉट इस्लाम। ये एक फौजी आमिर की अपनी इंटरप्रिटेशन थी कि मैं इस तरह करके सोशलिज्म और कम्युनिज्म को और जमहूरियत को तोड़ दूंगा। ये वो चीज़ थी, ये अजीब सी चीज़ थी, और उसका रिजल्ट आपके सामने।
अच्छा सर, इंडिया के बारे में कहा जाता है हमारा तो पुराना दुश्मन है, तो आप क्या समझते हैं? मैंने वैसे इकोनॉमिस्ट को सुना है, वो कहते हैं कि अगर इंडिया के साथ हमारी ट्रेड शुरू हो जाए तो सिर्फ जो अशियाए हुर्दो नोश हैं वही इतनी सस्ती हो सकती हैं कि हमारी सोच भी नहीं। तो आप क्या समझते हैं इंडिया को हर लिहाज से, जोग्राफियाई लिहाज से भी, बाकी मामला में हमारा दुश्मन है, दोस्त है, क्या चीज़ है ये? लेकिन जो इंडिया के अंदर रिजीम इस वक्त है वो तो बहुत मनफी किस्म की रिजीम। अच्छा। बीजेपी बड़ी रिएक्शनरी तंजीम तहरीक है और तंजीम है और पॉलिटिकल पार्टी है और हुकूमत भी है, और उसके खिलाफ वहाँ के सोशलिस्ट और वहाँ के कम्युनिस्ट सारे लड़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, भरपूर लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी 26 पार्टियों का वहाँ पे इत्तेहाद हुआ है बीजेपी के खिलाफ। तो बीजेपी तो बहुत रिएक्शनरी है, मगर हमने इसको देखना है बड़े पैमाने में, तारीख के बड़े पैमाने में। और तारीख के बड़े पैमाने में यही है कि देखें, हम बड़े सगीर के लोग हैं। हाँ, हम पाक व हिंद के लोग हैं। हम ना तो सेंट्रल एशियंस हैं, हम ना अरब हैं, ना हम पर्शियंस हैं। यही बात है। ये सबसे पहली बात समझ लें। हम हैं ही इस खित्ते के लोग। जी बिल्कुल, हम हिंदुस्तानी हैं। हम हैं हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान में से ही पाकिस्तान निकला ना, और आजाद हुआ। तो हमें इस बात को समझना है कि, और देखें 3 दरिया जो है वो वहां बह रहे हैं, 3 दरिया यहाँ बह रहे हैं, वगैरह वगैरह। कल्चर भी मैच करता है, आप फिल्में भी देख सकते हैं, आप मौसीकी भी सुन सकते हैं, वो भी हमारी सुनते हैं। तो मेरा ख्याल है इस चीज के को मद्देनजर रखते हुए इंडिया से तजारत करनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम हमें इस बात पे भी अवेयर रहना चाहिए कि हाँ, वहाँ पे जो बीजेपी की गवर्नमेंट है ये बड़ी ट्रिकी गवर्नमेंट है। मगर तारीख के बड़े तनाज़ुर में ये देखना। इसी तरह मेरा नुक्ता नज़र ईरान के हवाले से भी है। अच्छा जी, कि हमें ईरान से तिजारत तेज करनी चाहिए। वहां से हम तेल खरीद सकते हैं सस्ता। वो जो चौथी पॉलिसी थी ना, जो बताना भूल गया, वो यही थी। अच्छा, हाँ, ईरान से तेल खरीदें। वो आपको 20%, 30%, 40% हो सकता है 50% सस्ता तेल मिले, और वहां से आ भी रहा है इस वक्त तेल। चलो तरीके स्मगल होके आ रहा है, मगर आप पाइपलाइन बनाएं। अच्छा, वही पाइपलाइन जो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन आपने एग्री की थी, वो पाइपलाइन आप बनाएं और उसके जरिए आप धड़ाधड़ तेल और गैस खरीदें। और इसी तरह रूस से भी आप लें, वो भी आप ले रहे हैं। तो इससे पाकिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है। अच्छा। तो और वो ईरान पाकिस्तान फिर इंडिया जाएगी पाइपलाइन। अच्छा जी हाँ, तो वो इंडिया तक जा सकती है पाइपलाइन। इससे भी हमारी हमें अच्छा भला बेनिफिट होगा। हाँ, पॉलिटिकली आप इंडिया को जरा धकेल के रखें, मगर इकोनॉमिकली जहां आपका म्यूचुअल बेनिफिट है वहां पे आप करें। और बाय द वे मैं आपको दिलचस्प बात ये बताऊं, इंडिया के साथ तिजारत करता है पाकिस्तान। अच्छा। कभी भी इंडिया के साथ तिजारत खत्म नहीं हुई है। अच्छा। 1-2 छोटे छोटे जंगों वाला पीरियड के अलावा। अच्छा। इंडिया के साथ आज भी हमारी तिजारत हो रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि बीजेपी की हुकूमत है। अच्छा। तिजारत हम करते हैं इंडिया के साथ। हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि इसको बढ़ाएं, दैट्स ऑल। तिजारत तो हो रही है, उसको बढ़ाएं, उसको और स्केल बड़ा करें उसका। अच्छा, इजराइल के मामले में आप क्या कहते हैं? इजराइल के मामले में ये कहता हूँ कि हमें इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। अच्छा। और हमें इजराइल का बॉयकॉट रखना चाहिए। ये आपका मुद्दा? जी हाँ, ये मेरा। यार, आपने सुना लिबरल जो है वो इजराइल के, भाई वो लिबरल है ना, मैं लिबरल नहीं हूँ। मैं तो सोशलिस्ट हूँ। अच्छा। हाँ जी, मेरा ख्याल है कि इजराइल जो कर रहा है फलस्तीनियों के साथ, अच्छा, वो एक बहुत बड़ा जुल्म है। और ये जो इंडिया के अंदर हो रहा है वो तो है ही, मगर कोई कंपैरिजन ही नहीं आप कर सकते जो इजराइल में हो रहा है। एब्सोल्युटली। तो मैं समझता हूँ वो एक अपार्थाइड स्टेट है। यूनाइटेड नेशंस ने कई दफ़ा उसके खिलाफ कई रेजोल्यूशंस पास किए। इवन 70s के अंदर ये भी रेजोल्यूशन पास हुआ कि ज़ायनिज़्म इज रेसिज्म का रेजोल्यूशन पास हुआ। और मैं समझता हूँ वो एक उन्होंने फ़लस्तीनियों के लिए, जिसको कहते हैं ना, ओपन रूफ जेल बनाया हुआ है, उनको दीवारों के पीछे बंद किया हुआ है। ये इंसानी हकूक़ के बिल्कुल खिलाफ है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा, क्या कहना चाहिए, बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है दुनिया की, और मुनाफिकत है दुनिया की, कि पूरी दुनिया में आप ह्यूमन राइट्स करते फिरते हैं, और यहाँ पे आप आंखें बंद करके उनको एड असिस्टेंस देते हैं, हर चीज़ है उसको उनको फैसिलिटेट करते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत ही गलत किस्म की जुल्म और ज़्यादती है फ़लस्तीनियों के खिलाफ। इसलिए मैं कतई तौर पे इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि इजराइल के साथ पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम हो, या पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करे। बल्कि मेरा उलट मौक़िफ़ है कि अगर सोशलिस्ट भी हुकूमत में आएंगे तो हम नहीं तस्लीम करेंगे। अच्छा, नहीं, जब तक वो फ़लस्तीनियों के लोग के आवाम के इंसानी हकूक़ को तस्लीम नहीं करते, उस वक्त तक हम भी उनको तस्लीम नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सुना है सर, आप कहते हैं मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह जो है वो पाकिस्तान के और मोहम्मद अली जिन्ना साहब के खिलाफ थे जी। तो आपके पास क्या सबूत है जनाब इसका? उनकी राइटिंग्स ही बेस्ट सबूत है। अच्छा। हाँ जी, जो 1935 से लेके तकरीबन 48-50 तक उनकी राइटिंग्स हैं, उसके अंदर उनका मुकदमा ही है। अच्छा। सबसे पहली बात तो ये है कि
मौलाना मौदूदी जो सेंट्रल आइडिया है पाकिस्तान का, जिसको हम टू नेशन थियरी कहते हैं, जो कि नेशनलिस्ट आइडिया है ना, कि इंडिया के जो मुसलमान है वो एक कौम है। तो सबसे पहले तो जब आप उनकी 30s की 40s की राइटिंग्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये आर्ग्यूमेंट मिलेगी कि वतन का तसव्वुर जो है वो उम्मत के तसव्वुर के मुखालिफ है। अच्छा, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो नेशनलिज्म, वतनियत जिसको हम कहते हैं, ये एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है और ये हम पर मुसल्लत कर दिया गया है। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो तो उम्मत का कॉन्सेप्ट है कि सब मुसलमानों ने, सिर्फ बड़े सगीर के मुसलमानों ने नहीं, जो उम्मत है उसने इकट्ठा होना। बहुत खूबसूरत बात। हाँ, तो ये दो चीजें वो कहते थे एक दूसरे के मुखालिफ मुतजाद असूल हैं। इंडियन मुस्लिम नेशनलिज्म, ठीक है, या नेशनलिज्म एज अ होल, मुस्लिम हो या इंडियन हो, कुछ भी हो, वो कहते थे नेशनलिज्म जो है उसकी कोई हैसियत नहीं है विद इन इस्लाम। सो एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात ये थी कि वो बड़े क्लियरली ये कहते थे कि जो मुस्लिम लीग है ये तो क्या कहना चाहिए, एक ऐसी जमात है जो कि जिसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं किसी इस्लामी निज़ाम से। उनकी अपनी राइटिंग में है कि मुस्लिम लीग की किसी रेजोल्यूशन में ये बात नहीं की गई, ये उनकी राइटिंग से मैं कोट कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पे एक इस्लामी रियासत कायम होगी। अच्छा, हाँ, वो तो ये कहते थे ये सेक्युलर है सारे, और हम क्यों इनको सपोर्ट करें, तो सेक्युलर लोग हैं। तो उनका कहना है, उनका अपना दावा है। अब देखें बाद में ये हुआ खास तौर पे याह्या खान के पीरियड के अंदर कि जब ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन हुआ ना, तो उस वक्त क्योंकि अयूब खान की तो बस सख्त मुखालिफ थी जमात इस्लामी जी, तो और उससे पहले भी रियासत पाकिस्तान और जमात इस्लामी की बड़ी लड़ाई रही है। 53 के अंदर तो मौदूदी साहब को इवन सजाए मौत सुना, आपको पता है ना, एंटी अहमदी राइट्स और सारे मामले थे। तो उस पूरे पीरियड में यानी 47 से लेके तकरीबन 68-69 तक, जब तक याह्या खान नहीं आ गए, उस वक्त तक जमात इस्लामी और रियासत पाकिस्तान एक दूसरे की मुखालिफ रही हैं। जब याह्या खान की हुकूमत आई है तो पहली दफ़ा जमात इस्लामी ने कहा है कि याह्या खान अच्छा लीडर है, हम ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं। और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो जमात इस्लामी थी उसने भरपूर तरीके से फौज का साथ दिया, अल-शम सर बदर ब्रिगेड। और मौदूदी साहब ने ये कहा कि याह्या खान साहब जो है वो इस्लामी निज़ाम कायम करेंगे, और मियां तुफैल ने भी ये कहा। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं कि उन्होंने याह्या खान को सपोर्ट किया। तो इस वक्त फौज और जमात इस्लामी एक दूसरे के करीब आ गए। अच्छा, हाँ, अवामी लीग की मुखालफत में। और जब फौज जो है फिर भुट्टो के खिलाफ हुई तो वो जो इत्तेहाद था वो कायम था। अच्छा, जो उस जमाने में बन चुका था जब अवामी लीग के खिलाफ फौज और जमात इस्लामी करीब आ चुके थे, तो वो कायम था। तो फौज ने कहा जमात इस्लामी को इस्तेमाल करते हैं और ख़ासतौर पे जमीयत को इस्तेमाल करते हैं इस मकसद के लिए कि कॉलेज कैंपसेस पे जो ये यंग लोग सोशलिज्म मार्क्सिज्म कूटते फिरते हैं, तो ये जमीयत जो है इनको रिवर्स करेगी, या यहाँ किया भी, और या APMSO इनको रिवर्स करेगी, या जमीयत रिवर्स करेगी, या ATI रिवर्स करेगी, या वगैरह वगैरह। तो उन्होंने इसको। अच्छा सर, अब थोड़ा सा बायोग्राफी के हवाले से सवाल है कि सोशलिज्म से कैसे मुतासर हुए, कौन सी उम्र में मुतासर हुए? आई थिंक वैसे तो मैं बचपन से ही कुछ एहसासात के एतबार से और इस्लामिक टीचिंग्स के एतबार की वजह से सोशलिस्ट बचपन से ही था। अच्छा। देखिए ना, अब हम जब बचपन से ही हम दीन पढ़ते हैं तो हमें उसमें क्या सबक दिए जाते हैं? हमें यही सबक दिए जाते हैं कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हमेशा मजलूमों, गरीबों, महकूमों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, औरतों को हकूक दिए, यतीमों को हकूक दिए, हमेशा गरीब का साथ दिया, ऐसे ही है ना, मजलूम का साथ दिए, कभी जालिम का साथ नहीं दिया। तो ये एक जिसको कहना चाहिए ना कोड बना देता है आपके जहन के अंदर। और मैं समझता हूँ ईसाइयत में भी ऐसे ही है, क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे ही, जुडाइज्म में भी ऐसे, वो कोड बना देता है आपके जहन के अंदर कि जो दुरुस्त रास्ता है हमेशा वो ये है कि जिसके साथ जुल्म हो रहा है ना, जो सराते मुस्तकीम है वो ये है कि जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसके साथ आपने खड़ा होना है, जालिम के साथ कभी नहीं आपने खड़ा होना। प्रॉफिट की जिंदगी हो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हो, मैं तो उसमें से एक ही सबक निकालता हूँ, और वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें मैं आप पे वार कर रहा हूँ, आप पे जुल्म कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ, तो आपने किधर खड़ा होना है? आपने मेरे साथ नहीं खड़ा। अगर आप मेरे साथ खड़े हो गए तो फिर आप प्रॉफिट के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, फिर आप किसी और रास्ते पे चल रहे हैं, फिर आप फ़िरऔन के रास्ते पे चल रहे हैं, फिर आप कैसर के रास्ते पे चल रहे हैं, फिर आप खुसरो के रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है ना, आप मलूकियत के रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि आप उस जुल्म का हिस्सा बन गए। तो हमेशा मजलूम की आवाज़ बनना है, मजलूम के साथ खड़ा होना है।
तो जब मैंने सोशलिज्म, तो ये मेरे जहन में बिल्कुल पक्का हो गया था। आप कह लें कि ईंट की तरह ये, जब नानी से और दादी से और सबसे पढ़ा ये सब कुछ, तो ईंट की तरह पक्का हो गया। उसमें मैं आपको कई एग्जांपल दे सकता हूँ। आप भी जानते हैं हज़रत बिलाल की मिसाल हमेशा हम देते हैं कि किस तरह से वो गुलाम थे, क्या ज़बरदस्त स्ट्रगल, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना जी। तो सॉरी, बात लंबी हो गई। तो ये एक बेसिक एथिकल कोड कायम हो गया। फिर मैंने आगे जब दुनिया में पॉलिटिक्स पढ़नी शुरू की कि दुनिया में सियासत क्या हो रही है, तो मैंने ये देखा कि जो सोशलिस्ट हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, वो हमेशा गरीब का साथ देते हैं। वो हमेशा जो जागीरदार तबका है, सरमायादार तबका है, साम्राज्य तबका है, जो अमीर लोग हैं बेसिकली, उनके खिलाफ अगर कोई साइंटिफिक तरीके से खड़ा होता है ना, वो मतलब वो मजहबी तो नहीं है, मजहबी तहरीक भी नहीं है, वो एक साइंटिफिक तहरीक है, मगर साइंटिफिक तरीके से वो भी यही कहते हैं कि भाई हमने हमेशा मजलूम का साथ देना, गरीब का साथ देना। तो इस वजह से फिर मैंने उसके बारे में और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने ये समझा कि कैपिटलिस्ट सिस्टम का साइंटिफिक एनालिसिस, एक तो हो सकता है ना, आप कैपिटलिस्ट सिस्टम को जिस तरह रहीमिया इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं कि ये कुफर का निजाम है, तो एक तो हो सकता है ना कि आप उसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको कहें कि ये गलत चीज है, उसको अगर हम साइड पे रखते हैं, मैं ये नहीं कहता वो गलत है या सही है, उसको साइड पे रख दें, मगर आप ये देखें कि साइंटिफिक तरीके से अगर मैं कैपिटलिस्ट सिस्टम को समझने की कोशिश करूं और मैं उसको खोलना शुरू करूं, कार्ल मार्क्स ने यही किया, और मैं ये साबित कर दूं और साइंटिफिकली प्योरली कि इस सिस्टम के अंदर गरीब के साथ जुल्म ज्यादती होती है, गरीब का इस्तेहसाल होता है, अमीर जो है ना गरीब का फायदा उठाता है, अमीर के पास हर एडवांटेज है, गरीब के पास कुछ भी नहीं है। साइंटिफिकली अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो फिर किधर आप जाएंगे? आप या तो कहेंगे कि ठीक है, आप या तो आप मुनाफिक हो जाएंगे, आप कहेंगे मैंने तो फिर भी अमीर का साथ देना है, मुझे नहीं पता, मैं खुद अमीर होना चाहता हूं तो मुझे क्या जरूरत पड़ी मैं गरीबों का साथ दूं। या आप स्टैंड ले जाएंगे, आप कहेंगे बात तो ये ठीक है, मेरे साथ यही हुआ। जब मैंने कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ी और मार्क्सिज्म पढ़ा तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं तो, ये आपको पता है, मैं खुद मजदूर तबके से नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, मैं खुद बुर्जुआजी से, मैं उस तबके से हूँ जो कि इस्तेहसाल करता है। अच्छा। जी हाँ, मैंने सुन रखा है। हाँ, मैं तो कभी मैंने डिनाई ही नहीं किया। अच्छा। मेरे दादा जो थे वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे। अच्छा। जी हाँ, एस ए रहमान उनका नाम है, आप चेक कर लें। अच्छा। हाँ जी, वो पाकिस्तान की वो बाउंड्री कमीशन पाकिस्तान को बनाने वाले लोगों में है, ठीक है ना। तो मैं कोई फैक्ट्री का मजदूर तो नहीं हूँ, तो यही वजह है कि मैं पीएचडी भी कर सका हूँ तालीम। मगर एक दफा मैंने ये पढ़ लिया कि यार ये हो रहा है, मैंने कहा यार अब नहीं मैं कर सकता यार, ये नहीं मैं कर सकता, जो इसका मैं साथ नहीं दे सकता इस निजाम का। अगर मैंने इसका साथ दिया तो मैं भी फिर जुल्म का साथ दे रहा हूँ, मैंने इसके खिलाफ लड़ना है बस। अच्छा सर, कहा जाता है जी सोशलिस्ट बड़े इस्लाम मुखालिफ होते हैं, आपके वो मैं देख रहा था कमेंट्स आए होते हैं नीचे, ये तो दैरी है, ये तो एथियस्ट है, तो आप भी इस्लाम मुखालिफ है? आपको लगता है जो आज मैंने गुफ्तगू की उसमें कोई, मुझे तो बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया मेरा। हाँ, तो ऐसे ही है। हम देखें, जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, जो जियाउल हक ने यहाँ पे एक चीज डेवलप की, पहले भी थी मगर उसने बिल्कुल उसको उभार दिया, हम उसकी मुखालफत करते हैं और हम बरमला कहते हैं। ये एक सियासी मुखालफत है। मिसाल तौर पे हमने जमात इस्लामी पे मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, हाँ, मैंने डॉक्टर इसरार पे बनाए हैं, और पे भी बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो। मगर हमारी मुखालफत कभी भी उसमें जो है ना बजाते खुद रिलीजन से नहीं, हमारी मुखालफत है इन तहरीकों के किरदार से और सियासी किरदार से। हमारे इनसे मजहब पे भी नहीं कोई बहुत बड़ा इख्तिलाफ। अच्छा। हाँ, मतलब हम ये कहते हैं कि लिव एंड लेट लिव, ठीक है, आप भी सही हो सकते हैं, मैं भी गलत हो सकता हूँ, ये कोई झगड़ा नहीं है हमारे लिए, इशू नहीं है हमारे लिए। इशू ये है कि आपका सियासी किरदार क्या है, वो नेगेटिव है, इस वजह से हम जो है उन पर तनकीद करते हैं। तो ये है बात। तो और एज फार एज रिलीजन इज कंसर्न, मैंने जैसे बताया आपको कि रिलीजन अगर हम उसको सही उसके कॉन्टेक्स्ट में रख के समझें, तमाम, मैं किसी सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहा, मैं क्रिश्चियनिटी की भी बात कर रहा हूँ, जुडिज्म की भी बात कर रहा हूँ, और भी प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूँ। आप उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में रख के देखें तो मैं एतमाद से ये कह सकता हूँ कि जितनी तारीख मैंने पढ़ी है, जितने रिलीजन्स को मैंने पढ़ा है, मैंने हमेशा ये चीज़ पाई है कि जितने पैगंबर थे उन्होंने हमेशा मजलूमों का साथ दिया। और अपने वक्त के जो बड़े बड़े आका थे, फिरौन थे और जालिम बन के बैठे हुए थे, न डर होके उनके खिलाफ स्ट्रगल की है। सो दैट इज नॉट समथिंग दैट समबडी जो खुद ये एहसासात अपने दिल में रखता हो
वो कभी भी ऐसी किसी भी शख्सियत या हस्ती को नाउज़ुबिल्लाह तनकीद का निशाना क्यों बनाए, जिन्होंने हमें सिखाया है कि गरीबों का साथ देना, मजलूमों का देना, महकूमों का देना। सो देयर इज नथिंग, आई थिंक दैट पब्लिक जो है वो अपने जहन में इस चीज़ को क्लियर करे कि सोशलिस्ट जो हैं, और ये मेरा कहना नहीं, ये तमाम सोशलिस्टों का है कि सोशलिस्टों की, जो दुनिया के सोशलिस्टों की मैं बात कर रहा हूँ, क्या असेसमेंट है उनकी। फॉर इंस्टेंस जो क्रिश्चियनिटी में सोशलिस्ट पैदा होते हैं वो जीसस को किस तरह देखते हैं? क्या वो मनफी मानों में देखते हैं? नो। क्या आप समझते हैं कि रूस में जो इनकलाब हुआ वहां के बोल्शेविक्स जो हैं वो जीसस क्राइस्ट को मनफी मानों में देखते हैं? नाउज़ुबिल्लाह, नो। वो एज अ ग्रेट रेवोल्यूशनरी समझते हैं उनको। ठीक है। हाँ, क्या आप समझते हैं कि यहूदियों में जो कम्युनिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह किसी भी नेगेटिव लाइट में देखते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। तो गुलामों का इनकलाब है। उन्होंने कई, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप उनकी तहरीरें तो कभी उठा के देखें उस पीरियड की। मिसाल तौर पे कार्ल काउट्स्की की किताब है द हिस्ट्री ऑफ अर्ली क्रिश्चियनिटी, या फिर एंगल्स की किताब है ऑन अर्ली क्रिश्चियनिटी। कभी वो मजमून है, किताब तो नहीं, मजमून उठा के देख लें। तो उसमें एंगल्स लिखते हैं, मार्क्स के जो दोस्त हैं एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स, जो कम्युनिज्म के बानी समझे जाते हैं, वो लिखते हैं कि क्रिश्चियनिटी मजलूमों और महकूमों और गुलामों की स्ट्रगल थी अपने जमानों की, और ये फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री है, कौन डिनाई कर सकता है। वो अप्रिशिएट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, मेरे एक दोस्त का सवाल था कि अक्सर आपके कमेंट्स में बड़ी अजीब अजीब बातें लोग कर रहे होते हैं, आप पे कुफर के फतवे लगा रहे होते हैं, और डॉक्टर तैमूर साहब का बड़ा ही ठंडे मिजाज में कमेंट आया होता है, गुस्सा नहीं आता? आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं? यार मैं तो समझता हूँ मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैं तो अभी कोशिश कर रहा हूँ अपने गुस्से को और मजीद कम ठंडा करने की, और मैं तो पिछले 2-3 दिनों से ये सोच रहा था कि अगर मैं खुदा से एक दुआ मांग सकूं कि मुझे पूरी कर दें, तो वो यही हो कि मेरा गुस्सा खत्म कर दें। खत्म कर दें बस, मेरे में हो ही रहे ना, उसके खिलाफ, मतलब है कि जुल्म के खिलाफ गुस्सा रहे, मगर ये जो, हाँ, मगर इस पे नहीं, मुझे ठंडा होना चाहिए बंदे को। तो मैं तो समझता हूँ मैं बिल्कुल ठंडा नहीं हूँ। और अभी मुझे बहुत और मजीद सांस लेकर इन मामला को डील करना होगा। देखिए, मैं आपको एक आखिर ये बात भी बताऊंगा कि अगर आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो कि इतनी गलत है, तो वो कभी कभार गुस्सा आने के बजाय मुझे आती है, मुझे अफसोस होता है। मैं कहता हूँ यार क्या कह रहे हो यार, समझ ही नहीं तुम्हें आ रही थी बात क्या हो रही है, तुम क्या बात कर रहे हो। मुझे सिर्फ जब मैं किसी को ब्लॉक करता हूँ ना, ब्लॉक मैं भी करता हूँ, करना ही पड़ता है अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। अदरवाइज वो बार बार गालियां सुन के ना आपको डिप्रेस हो जाता है। हाँ, और मैं बड़ा, लोग नहीं जानते इस बारे में, मगर मैं बहुत हसास आदमी हूँ, मैं बड़ा सेंसिटिव आदमी हूँ। मैं लगता नहीं होगा मगर मैं हूँ। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और हर कमेंट दिल पे लेता हूँ, ना सिवाय उस कमेंट की जिसमें मेरी तारीफ हो रही हो। जब मैं तारीफ पढ़ता हूँ मैं कहता है नहीं क्या रहा, और जब मुझे कोई खिलाफ को लिखता है मैं कहता हूँ हाँ। तो इस साल मैं जो ना इस मामले में बड़ा डिप्रेस रहा हूँ। बीवी को भी मैं कहता हूँ यार मैं सोशल मीडिया पढ़ के बड़ा डिप्रेस होता हूँ। तो कभी कभार मैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कहता हूँ बस कर दे यार, अब इसको ब्लॉक कर दे, काफी गालियां सुन ली। मगर मेरा दिल ये चाहता है कि नहीं, मेरा ऐसे होना चाहिए मुझे बुद्धा की तरह कि मुझे कोई गाली भी दे तो मुझे को फर्क ही ना पड़े, मगर ये बहुत मुश्किल है। अच्छा सर, मुहर्रम क्या? हाँ सॉरी, एक और बात कहना चाह रहा था। सिर्फ एक हवाले से मैं जो ना सोचता हूँ कि हाँ मुझे कभी कभार ब्लॉक करना जरूरी है, वो ये कि मैं एक उस्ताद हूँ। अच्छा, आप जानते हैं मैं एक प्रोफेसर हूँ। मैंने 25 साल अपनी जिंदगी बच्चों को पढ़ाया है, स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, ऑनलाइन भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री और फिलोसफी बहुत सारे लोग देख चुके हैं। तो अपनी ज़ात तक नहीं, मगर मैं ये कहता हूँ कि एक उस्ताद होने की हैसियत से लोगों को इतनी इज़्ज़त रखनी चाहिए मेरी कि इख्तलाफ करें मगर एक उस्ताद से इख्तलाफ करने का सलीका भी जाने। और उस वजह से, क्योंकि अगर मैं शायद उस्ताद ना होता मैं कहता करन दे जो कर रहे हैं, मगर क्योंकि मैं उस्ताद हूँ मैं कहता हूँ फिर यार ये सिर्फ तेरी बेइज्जती नहीं है, ये फिर मामला ये है कि उस्ताद से इस तरह बात करना जो है वो उस्ताद की तस्लील है, इसको रोको। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो एक किसी शायर का गालबन शेर है ना कि तुम रह गए तुम्हारा ज़माना चला गया। अब जाहिलों के ज़माने में एक अजीम शख्सियत है। तो बाकी ये था कि आज मुहर्रम है, तो तहरीक हुसैन पे थोड़ा सा कमेंट कर दें। देखिए जी, मैं समझता हूँ मुसलमानों की तारीख में ना सिर्फ वो सबसे बड़ी ट्रेजिडी थी, बल्कि साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जो मलूकियत का निज़ाम को मुस्तहकम करने में वो एक टर्निंग पॉइंट था। और
अगर वो शायद किसी और तरह से हो जाता तो शायद बहुत सारी इस्लामिक हिस्ट्री जो है वो बड़ी मुख्तलिफ होती नजर आती। ना सिर्फ वो एक इनॉर्मस ट्रेजिडी है क्योंकि उसमें ऑब्वियसली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ग्रैंडसन को जिस बेदर्दी से शहीद किया गया, कत्ल किया गया, मारा गया। इट इज शॉकिंग दैट अगर प्रॉफिट के ग्रैंडसन पीस बी अपॉन हिम ऐसे हो सकता है तो बाकी किसी का क्या होगा। बट एट अ बिगर लेवल एक तो वो पर्सनल ट्रेजिडी है, एक वो हमारे रिलीजन के लिए ट्रेजिडी है, मगर एक वो सिविलाइजेशन के लिए भी ट्रेजिडी है क्योंकि उसके बाद फिर जो डायनेस्टीज थी और जो क्या नाम है एक मलूकियत का निज़ाम और जो एक बादशाहत और वो सब कुछ, नॉट के बाय द वे ये भी मैं कहूँगा कि नॉट के उसके बाद तरक्की रुक गई। इस्लाम ने उसके बाद भी बहुत तरक्की की, वो बेतहाशा तरक्की हुई। जी बिल्कुल यही बात। हाँ, और मतलब साइंस में, फिलोसफी में, हर एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में, हर चीज़ में तरक्की हुई। दुनिया में एनलाइटनमेंट फैलाई और सब कुछ, मेडिसिन में कितनी डेवलपमेंट हुई। मगर दिस टुक, जिसको कहना चाहिए ना, इसने बस दिल ही तोड़ दिया। जो उस पूरी तहरीक का एक दिल था ना, वो छीन लिया एक तरह से। और इट वाज अ ह्यूज ट्रेजेडी। आई थिंक उसके बाद फिर वो बादशाहतें ख़त्म ही नहीं हुई। जी बिल्कुल। उसके बाद उमय्यद डायनेस्टी के बाद अब्बासी डायनेस्टी, उसके बाद उस्मानी डायनेस्टी, इधर मुगल डायनेस्टी, और कितनी बीच में डायनेस्टीज आई और कई एंड सो ऑन, ममलूक्स वगैरह वगैरह। मगर वो जो स्पिरिट थी, वो जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट थी, अब अजीब सी बात लग रही है मैं कह रहा हूँ, मगर हकीकत ये जो डेमोक्रेटिक इगैलिटी, चलो डेमोक्रेटिक का लफ्ज़ आपको अच्छा नहीं लगेगा, अंग्रेजों का बनाया हुआ लफ्ज़ है, यूनान का, ग्रीक्स का, मगर इगैलिटेरियन तो अच्छा लगेगा ना। वो जो इगैलिटेरियन स्पिरिट ऑफ इस्लाम थी ना, उसको बहुत शदीद नुकसान हुआ, उससे रिकवर नहीं कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आखिर में हम रैपिड फायर रखते हैं, चंद शख्सियात के नाम लेंगे, आपने 20 सेकंड में उनके बारे में कुछ भी कहना, अच्छा या बुरा, आपकी साथी राय होगी। उनके बारे में कुछ कहना है? ओके, कुछ भी। तो 20 सेकंड में आपको सबसे पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ आपसे सबसे पहले पॉडकास्ट हुई है, तो सबसे पहले इंजीनियर मोहम्मद, हॉस्पिटेबल, वेरी वार्म, बड़ी अच्छी तरह से मिले, डाउन टू अर्थ। अच्छा। हाँ, जो कि वीडियो से महसूस नहीं होता होगा। डाउन, अपनी चीज में बड़े कॉन्फिडेंट भी हैं, मगर जाती मुलाकातों में वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी वार्म, वेरी हॉस्पिटल। अच्छा, मौलाना मौदूदी रिवाइवलिस्ट थे, इस्लामिक रिवाइवलिस्ट थे, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वोसिफरस राइटर, वोसिफरस रीडर एंड वोसिफरस राइटर, ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। क्वालिटीज भी अप्रिशिएट कर। ओह बाय द वे, याद आया, जो उनका मजमून है ना, फितना तकफीर, यार ब्रिलियंट। मैं कहता हूँ वो बेसिक टेक्स्ट होना चाहिए, हर बंदे को पढ़ना चाहिए। अच्छा। इतना वो अच्छा मजमून है कि जिसकी हद साहब कोई नहीं। और मेरा ख्याल है अगर वो वाकई जो उन्होंने मजमून में लिखा है ना, अगर वो उसको इम्प्लीमेंट करें ना, तो तकफीर का फितना खत्म हो जाए। वो बहुत अच्छा मजमून है, सो आई अप्रिशिएट दैट। फिर दूसरा, मैं ये उनकी अप्रिशिएशन में, अप्रिशिएट भी करना चाहिए ना बंदे को, वो अच्छी क्वालिटीज भी होती हैं। तो दूसरा जो उन्होंने खिलाफत और मलूकियत किताब लिखी, उसमें मैं 100% इत्तेफाक तो नहीं करूंगा, मगर इट्स अ वेरी बोल्ड अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड कि हमारी तारीख के साथ हुआ क्या। मुझे पता है इस पे बहुत फतवे उन पे भी लगे, मेरे पे भी मुखालफत होगी, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो वो कह रहे हैं दुरुस्त है या गलत है, मैं इसमें नहीं जाता, मगर मैं इसमें जरूर जाऊंगा कि इट इज अ सीरियस अटेम्प्ट, जिस संजीदगी से उन्होंने कोशिश की है कि इस मामले को समझा जाए। ये नहीं कि वो उन्होंने सोल्यूशन दे दिया, मगर आई अप्रिशिएट कि उन्होंने उस जिस सीरियसनेस के साथ उन्होंने इस मामले को समझने की, परखने की, खोलने की, देखने की कोशिश की है, वो काबिले तारीफ है। ठीक है। अच्छा सर, बिलावल भुट्टो साहब, आई थिंक ही हैज हिज हार्ट इन द राइट प्लेस। अच्छा। हाँ, कि आई थिंक बिलावल वाकई चाहता है दिल से, या चाहते हैं दिल से, कि कुछ ऐसा होना चाहिए पाकिस्तान में जिससे कुछ अवाम का, गरीबों का भला हो। अच्छा। और दूसरा ये कि अमन भी हो। मेरा नहीं ख्याल बिलावल जो है ना, जरदारी साहब के बारे में जो मर्जी आप कहें,
बिलावल अभी जो है ना उस काफ़ी आइडियलिस्टिक है और मुझे लगता है ही इज़ एन आइडियलिस्ट। आई होप कि ये सियासत की जो कड़वी दौड़ है इसमें वो जो उसका एक एलिमेंट है आइडियलिज्म का वो ना बुझे, तो देन आई थिंक ही कैन डू समथिंग पॉजिटिव। जिब्रान नासिर बहुत बहादुर, अच्छा, हाँ, वेरी वेरी ब्रेव, ना डर टोटली। अच्छा, हाँ, और मिसाल तौर पे अगर एहसान आपसे गुफ्तगू कर रहा हो और आपको तड़ी लगा रहा हो फोन पे, तो मेरा ख्याल है अक्सर हम में से लोग जो है घबरा जाएं, मगर जिब्रान नहीं डरता, बिल्कुल ना डर आदमी है। अच्छा, हाँ, अच्छा सर, इसके अलावा एक कराची के मुफ्ती साहब है, मुफ्ती तारक मसूद। हाँ, मैं उनको ज़्यादा जानता नहीं, मैंने उनको थोड़ी सी वीडियोस वगैरह देखे हैं, मगर बहुत चंद देखे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा कह नहीं सकता। अच्छा सर, आखिर में रिकमेंड करें कौन सी 3 बुक्स जो हर पाकिस्तानी को पढ़नी चाहिए? मैं तो यार बड़ी मुश्किल किताबें करता हूँ, लोगों से पढ़ी नहीं जाती। चलें, एक तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लाजमी पढ़ें। ठीक है। अब आसान किताबें होनी चाहिए। एक अंग्रेजी की किताब है जी, बड़ी जबरदस्त है, उसका नाम है आइडियाज बाय पीटर वाटसन। इतनी मोटी किताब है, अच्छा, मगर गजब की किताब, मार्क्सिस्ट नहीं है, ठीक है ना, हाँ, ये मैं बताता हूँ, मगर वो है, इट्स कॉल्ड फ्रॉम फायर टू फ्रॉइड, कि आग कैसे इजाद हुई उससे लेकर फ्रॉइड तक की जो बड़ी बड़ी इजादात हैं या ख्यालात हैं वो क्या थे, वो बड़ी गजब की किताब है, मेरी बड़ी फेवरेट किताब है। तीसरी किताब अगर पढ़ सके तो दास कैपिटल पढ़े, मगर वो पढ़ी नहीं जाएगी। अच्छा, हाँ, चलें फिर उसका आसान वर्जन है, एक उर्दू में भी दस्तयाब है, अंग्रेजी में उसका नाम है वेज लेबर एंड कैपिटल, उर्दू में उसका नाम हुआ उजरत और सरमाया। अच्छा, इंटरनेट से डाउनलोड हो जाती है किताब, चाहे छोटा सा। अच्छा, वो अगर आप पढ़ें तो उसमें आपको ये बात समझ आएगी कि कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर इस्तेहसाल कैसे होता है, वो बड़ी अच्छी किताब है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपकी बहुत सारी मिसकंसेप्शन ख़त्म हुई होंगी, पता चला होगा सोशलिज़म क्या निज़ाम है, और जो जमहूरियत की रट लगाए फिरते हैं उन्हें भी आज अच्छे जवाब दे दिए हैं डॉक्टर साहब ने। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।